अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े डेवलपर्स की कांपें टांग जाती हैं। तो घबराने की बात नहीं है। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं, क्योंकि जी हम पहले जाएंगे ब्राउज़र के ऊपर। अपने जो हम रेगुलरली पहले भी अपने नोट्स बनाते होते हैं स्पेशल हसी डॉट टेक, थोड़ी तरक्कियाँ कर ली हैं हमने भी। तो सबसे पहले इस वेबसाइट के ऊपर जाएंगे आप, और यहाँ पे आने के बाद आप तो कोई लॉगिन शॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप ब्लॉग्स के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आपको जो है ना वेब डेवलपमेंट के टैब के अंदर ही जावास्क्रिप्ट का ये जो है ना ये नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो ये फ़ाइल ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहले तो ये देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि फ़ाइल थोड़ी सी मैंने लंबी बनाई है, लेंथी बनाई है क्योंकि। और अगर आप कोई पीडीएफ बुक की बात करें, बुक शायद मेरे पास पड़ी हो, ये देखें आपके भाई ने जो है ना थंबनेल पहले से बना के रखे हैं। अच्छा, ये है जावास्क्रिप्ट इन उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है, चैप्टर वाइज भी है। और मैं सिर्फ आपको लेंथ बताना चाह रहा हूँ कि मोस्टली जो है ना इस कोर्स की जो है लेंथ कितनी होती है, पेजेस कितनी होती हैं, कितना उसके अंदर कंटेंट होता है। ये देखें 490 पेजेस इसके हैं। और चैप्टर वाइज की बात की जाए तो इसके हैं ऑलमोस्ट 80 पेज। अच्छा, ये हैंड रिटन है इसलिए 80 हैं। तो जावास्क्रिप्ट उर्दू की बात की जाए तो ये हैं ऑलमोस्ट, ये भी 125 पेज हैं उर्दू के हैं। वो भी मेरा ख्याल है कि 2005-6 के लिखे हैं, आज से कोई 1995 छोड़ दो, उसकी तो बात ही ख़त्म। यानी कि आजकल अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो आपको कम से कम 400-500 पेज पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट जो है ना वो आपको टोटली आती है। तो आज हम जो बात करेंगे उसके अंदर 50% थ्योरी होगी और 50% प्रैक्टिकल होगा, ताकि आप जो चीज़ें समझेंगे, जो चीज़ें देखेंगे, जो चीज़ें थ्योरी में पढ़ेंगे वो आपको प्रैक्टिकल भी करना आ जाए। तो सबसे पहले तो ये मेथडोलॉजी देख लें आप। लर्निंग मेथडोलॉजी जो है ना, आई हियर एंड आई फॉरगेट, मैंने सुना और मैं भूल गया। आई सी एंड आई रिमेंबर, मैंने देखा और मुझे याद रहा। और उसके बाद जो बात है ना ये है आपके पास आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। ठीक है जी, तो मैंने किया तो मुझे समझ आया। तो जब तक आप, यानी कि मतलब इसका ये है कि जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीज़ें जो है ना समझ में नहीं आएंगी। आप हो सकता है आप इसको देख लें, वीडियो को देख लें तो आपको याद रह जाए कॉन्सेप्ट, लेकिन याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स को समझना बड़ी बात है। तो सबसे पहले चल जाएंगे हम अपनी वेबसाइट के ऊपर। इसी नोट्स को जो है ना हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे तो फ़िलहाल आपको HTML का ये शो हो रहा है, लेकिन ये बाद में अपडेट हो जाएगा। अच्छा जी, बात करते हैं जावास्क्रिप्ट की। जावास्क्रिप्ट बेसिकली हम यूज़ क्यों करते हैं, आपके माइंड में भी शायद क्वेश्चन आया हो। मोस्टली जो है ना 80-90% जो स्टार्टर यानी बिगिनर्स होते हैं उनके माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि यार जावास्क्रिप्ट हम क्यों करें, वेबसाइट तो हमने HTML में बनानी है, उसकी जो स्टाइलिंग है वो हमने CSS में करनी है, उसका जो फ्रेमवर्क है CSS का वो हम बूटस्ट्रैप यूज़ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होती है, क्यों हमने इतना नाम सुना है जावास्क्रिप्ट इज़ द बेस्ट, जावास्क्रिप्ट पावरफुल, ये वो शायद आपने सुना होगा, लेकिन ये हकीकत है। जावास्क्रिप्ट इज़ द फ्यूचर, सही बात बता रहा हूँ। आगे जो इसके जितने भी फ्रेमवर्क्स आ रही हैं, रिएक्ट JS आजकल छाया हुआ है, आपको पता ही है हर तरफ रिएक्ट JS, एंगुलर JS, व्यू JS और क्या क्या आप तो नहीं आ रही हैं। 3.js आ गया एनिमेशन के लिए, और इसके अलावा next.js, सारे JS के फ्रेमवर्क्स हैं। और इसके अलावा आपने जितने भी ये सुने हैं, मन स्टैक डेवलपर, मीन्स डेवलपर, तो इसके अंदर भी सारे जो काम है, सारे जितने भी फ्रेमवर्क्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे जावास्क्रिप्ट के हो रहे हैं। तो वहाँ तक जाने से पहले आपको जो है ना इस ब्रिज से गुजरना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट का बेसिक जो कोर्स है ना, इस जावास्क्रिप्ट को कवर करने के बाद ही आप जो है ना नेक्स्ट मूव कर सकते हैं रिएक्ट JS, जो कि इंशाल्लाह हम आने वाले इससे अगली वीडियो इंशाल्लाह हम रिएक्ट पे बनाएंगे, या तो हम इसके प्रोजेक्ट बनाएंगे जो हमने अभी तक पढ़ा हुआ है CSS HTML। जो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे। तो बात करते हैं जावास्क्रिप्ट हम यूज़ क्यों करते हैं। उसका जी सबसे बेहतरीन जो आंसर है ना वो इसी लाइन के अंदर आपको मिल गया। इट एम्पावर्स डेवलपर टू क्रिएट इंटरैक्टिव एंड डायनेमिक कंटेंट इन्हेंसिंग द यूज़र एक्सपीरियंस। ये सर आपकी जो वेबसाइट है ना, आप जो वेबसाइट पहले पेज बनाया आपने HTML CSS के अंदर, वो सिर्फ हो गई डिज़ाइनिंग और इसकी लेआउट हो गई। लेकिन अगर आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ डायनामिक कंटेंट, कुछ कैलकुलेशन, कुछ या कोई अपने यूज़र को डायनामिक का मतलब होता है पहले कोई और वैल्यू थी, बाद में कोई और वैल्यू चेंज हो गई वैल्यू। तो आपको मैं एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, शायद इधर मैंने एग्जांपल रखी होंगी, हाँ मिल गई हैं। अभी देखें ये जो जावास्क्रिप्ट का ये एक प्रोजेक्ट है छोटा सा, तो ये बना हुआ है बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर।
अब ये आपको बड़ा आसान लग रहा है, ये आप कहते होंगे ये तो यार मैं सिंपली बना सकता हूँ HTML CSS में, ठीक है। ये HTML के अंदर एक डिव बनाई, उसको बैकग्राउंड कलर पिंक दे दिया, ठीक है। उसके अंदर 2 बटन रख के तो उसको जो है ना हमने डिस्प्ले फ्लेक्स करके जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मैंने ये इतना नहीं बनाया हुआ, ये भी जो है ना ये मेरा ऑलमोस्ट प्रैक्टिस का था। प्रैक्टिस का जो टास्क होता है ना जावास्क्रिप्ट का प्रैक्टिस का, इसको बेसिकली कहते हैं करंट ऑपरेशंस। तो होता क्या है इधर, करंट का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट, ये 4 काम होते हैं करंट। कोई सियाने होते हैं वो उसको क्रूड भी कहते हैं, लेकिन चलेगा, खैर आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये देखें ज़रा, क्रिएट होने वाला एक, अब मैं 2-4 इकट्ठे भी कर सकता हूँ। एंटर नेम, हाँ जी नेम क्या है मेरा, यार नेम क्यों लिखना है हमने इधर, हम इधर HTML लिखते हैं, HTML CSS बूटस्ट्रैप, और इधर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है जी। ये हो गया। अब हम ऐड डाटा ऑल करते हैं, ये देखें ज़रा, ये सारे जो है ना आइटम जो है ऐड हो गए, यानी कि हमने डाटा क्रिएट भी कर लिया, डाटा रीड भी कर लिया। अब इधर से हम एडिट करके इसको अपडेट भी कर सकते हैं। HTML की जगह मैं अगर कुछ ना करना चाहूँ HTML5 हो, HTML5, तो ये कुछ इस तरह से अपडेट भी हो गया। तो आप इसको बाद में जो है ना डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप PHP भी सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने PHP स्टार्ट किया, आपने उसके सारे लेक्चर जो है ना वो पूरी वीडियो देख लिया मेरी, अभी आई नहीं आने वाली है इंशाल्लाह। आपके कमेंट्स के ऊपर डिपेंड है आगे कौन सी वीडियो आती है। आप कहेंगे तो रिएक्ट आ जाएगी, आप कहेंगे तो PHP आ जाएगी, आप कहेंगे तो उसके जो है ना हमने अभी तक जो सीखा है जावास्क्रिप्ट CSS बूटस्ट्रैप, उसके जो है प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, यानी कि ट्यूटोरियल्स होते हैं बने बनाए, कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, कोई वेबसाइट बनाते हैं, पूरा डिज़ाइन जो है ना लेआउट करते हैं, फिर आपको जो है ना रियल टाइम जो एक्सपीरियंस होता है वो आपको आता है, जो कि फ़ायदे की चीज़ है, बेसिकली वही फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है यार, आपको समझाना था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर करंट ऑपरेशन आप करेंगे तो तभी आप खुद को जावास्क्रिप्ट डेवलपर कहेंगे। तो चाहे आप PHP सीख रहे हैं, चाहे आप कोई भी बैकएंड की लैंग्वेज है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी सीख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप PHP सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, आपने कोई जेंगो का फ्रेमवर्क सीख लिया, आपने लारावेल सीख लिया, जब तक आप उसके अंदर करंट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते तो आप तब तक नहीं कह सकते कि मुझे ये चीज़ आती है। ठीक है, बस ये मेरा मतलब था कि आपने कोई भी लैंग्वेज सीखनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, तो आपको उसका सबसे पहले करंट बनाना चाहिए। प्री रिक्विजिट्स इसकी हैं, सिर्फ आपको जो है ना HTML आनी चाहिए, क्योंकि हमने जो सारे ऑपरेशन है वो HTML की बेस पे करने होते हैं मोस्टली, और कुछ जावास्क्रिप्ट के अपने फंक्शंस हैं, कुछ मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैंने बना के रखे हैं थोड़े इंपॉर्टेंट जो हैं। आरए मेथड्स, ये थोड़े याद रखने पड़ते हैं, लेकिन ये सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें से कुछ 2-4 हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं, कॉमन जो यूज़ होते हैं मोस्टली वेबसाइट्स के अंदर, तो वो आपको इंशाल्लाह याद रह जाएंगे, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे जैसे जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपकी चीज़ें जहन में बैठना शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद बिल्ट इन फंक्शन जो है जावास्क्रिप्ट के, उसके अंदर मैथ के फंक्शंस हैं, डेट के फंक्शंस हैं और स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं। ये मोस्टली कॉमन फंक्शन है जो आप यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, यानी जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। अब डेट के फंक्शन के आप ये जो date.now आगे पैरेंथेसिस लगाएंगे तो आपकी जो करंट डेट होगी ना वो पेज के ऊपर शो होगी। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हम दोबारा जाएंगे और देखेंगे चैप्टर नंबर 1 क्या है। इसके अंदर टॉपिक्स हैं 2, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स, दोनों ऑलमोस्ट एक ही टॉपिक में आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। दरअसल वेरिएबल आप ना एक तरह का डब्बा समझ लें, डब्बे के अंदर कोई चीज़ रखते हैं, या कोई शापर ही समझ लें यार, कोई शापर के अंदर कोई चीज़ डाली, ठीक है, फिर वो आप शापर को कैरी कर लेते हैं, ठीक है, फिर आपने शापर ही कैरी करते हैं जहाँ पे चीज़ वो लेके जानी होती है शापर के अंदर से, फिर निकाल लेते हैं। तो ये मतलब कि आप ना वेरिएबल को कोई डब्बा समझ लें या शापर समझ लें जो आपकी समझ में सही इस तरह बैठता है। वेरिएबल्स आपको डिफ़ाइन करने के लिए ये 3 कीवर्ड्स मिले हैं, वेर, लेट और कॉन्स्ट, ठीक है। आप इस तरह यूज़ करते हैं कि लेट यूज़ कर लिया, उसका आगे वेरिएबल का नेम हो गया, और उसके अंदर बाद में इक्वल का साइन लगा के उसके अंदर वैल्यू जो है ना वो हमने स्टोर करवा ली है, जो इसकी वैल्यू है वो है हेलो, ठीक है। इसी तरह ये एक वेरिएबल है, एज नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर वैल्यू है 25। इसी तरह बाकी जो है ना, उसके बाद अरे है, अरे जो है ना एक लिस्ट होती है जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेते हैं। इसने तो फ़िलहाल एग्जांपल के अंदर सिर्फ 1 2 3 किया हुआ, लेकिन और उसके बाद ऑब्जेक्ट है ऑलमोस्ट, ये भी आप अरे की तरह का समझ लें, लेकिन इसके अंदर जो है ना की और वैल्यू का पेयर होता है। जैसे देखें इसके अंदर नेम और जॉन है, नेम जो है ना, नेम आपका है की,
और ये जो जोन है ना ये इसकी है वैल्यू। अब ये नेम की है और जोन उसकी वैल्यू है, यानी ये की और वैल्यू का पेयर बन गया। इसी तरह एज है, एज जो है ना 30 है और इसके अंदर एज जो है ना वो आपका है की और 30 आपकी वैल्यू है। इसी तरह आप जो है ना की और वैल्यू को भी स्टोर करके ना तो इसके ऊपर लूप्स के ज़रिए इसको प्रिंट करवाते हैं। लेकिन ये थोड़े एडवांस किस्म के हैं कॉन्सेप्ट्स जो कि आपको फ़िलहाल मोस्टली जो है ना बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर ज़रूरत पड़ती है, अब छोटे प्रोजेक्ट्स के अंदर ये कम यूज़ होते हैं। अच्छा जी, तो वापस आते हैं ऊपर। सबसे पहले तो हम चलेंगे अपने कोड के ऊपर, तो देखेंगे वेरिएबल्स वैर लेट कॉन्स्ट, इनमें फ़र्क क्या है बेसिकली। फॉर्म अपना शॉर्टकट जो है ना स्निपेट ये लगाएंगे और डॉक्यूमेंट सबसे पहले इसका जो टाइटल है ये चेंज करेंगे, मुझे बड़ा चुभता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आपकी बन गई एक फ़ाइल। तो सबसे पहले तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। ये आपको बताया था मैंने ओपन विद लाइव सर्वर कैसे आता है। आपने शायद HTML की ट्यूटोरियल देखी होगी, उसके अंदर मैंने VS कोड की इंस्टॉलेशन से लेकर इसकी जितनी भी एक्सटेंशंस है जो कि ज़रूरी होती हैं, जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, वो मैंने आपको सारी बताई हुई हैं। बाकी ये फ़ाइल जो रन हो गया फिलहाल आ कुछ नहीं रहा, तो मैं सिर्फ टेस्टिंग के लिए ना H1 लगा देता हूँ। तो मैं इधर करूँगा क्या, मैं जो है ना यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। ये लिंक सिंपली मेरा कॉपी करके इधर फेंका और इधर से मैं जो है ना नोट्स को कट करता हूँ, अपनी वेबसाइट के ऊपर आता हूँ और यहाँ पे आके ब्लॉग के अंदर जाके आपको मैं कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। यानी कि जावास्क्रिप्ट की जो पावर है ना, छोटी सी पावर आपको फ़िलहाल दिखाना, क्योंकि अभी हम किसी भी फ्रेमवर्क के ऊपर गए नहीं, ना रिएक्ट के ऊपर हमने अभी बात किया, इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोस पे। तो सिंपली आपको दिखाने का मकसद ये था कि जो ऐप्स है ना, इस तरह के जो ऐप्स हैं कैलकुलेशन वाले जो काम हैं, जैसे कैलकुलेटर हो गया, इधर मैंने 2-4 और भी बनाए हैं ऐप्स। ये मेक योर नोट्स, और नोट्स से याद है ये मैंने अभी तक ओपन नहीं किया अपना टूल जो है। हाँ, तो ये जो बेसिकली इस तरह के टूल है ना, ये आपको जावास्क्रिप्ट से ही बनाए जाते हैं। इसके अंदर बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज़ हुई है जो हम अभी कवर करने जा रहे हैं इस नोट्स के अंदर। ये सारी जो है ना बेसिक जावास्क्रिप्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी बनती हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये जितने भी ऐप्स के अंदर आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ऐप्स के टैब के अंदर जितने भी ये आपको ऐप्स नज़र आ रही हैं, तो ये आप बारी बारी खोल के देख सकते हैं इनके अंदर क्या चीज़ है। और आप इनका जो है ना Ctrl+U करेंगे इधर आके, तो आपको इसका जो सोर्स कोड है वो सारा जो है ना मिल सकता है। आप बस इसको देखने के लिए, समझने के लिए इसको सोर्स कोड को जो है ना देख सकते हैं कि यार इधर काम क्या क्या हुआ है। थोड़ा एडवांस लेवल काम है, लेकिन उम्मीद है आपको इस कोर्स के बाद समझ आ जाएंगे कि ये कोड बेसिकली लिखा क्या और ये इधर हो क्या रहा है। कोशिश करेंगे सिर्फ वही बात करनी जितनी ज़रूरी है, ठीक है, काम की बात करेंगे जितनी ज़रूरी है। और यहाँ पे हमने तो सबसे पहले बात करनी है जावास्क्रिप्ट को लिंक कैसे करना है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के लिए हमने जो है ना हेड के अंदर नहीं लगाना, हम जो यूज़ करेंगे बॉडी के लास्ट पे, ताकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट है ना वो यूज़र को नज़र तो आनी नहीं है। तो वो जो है ना सारा पहले बॉडी का कंटेंट लोड हो और एंड पे जाकर ना हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड होगी। ये जो वैसे सेकंड्स की बात है, लेकिन मोस्टली प्रीफरेबल यही है कि आप बॉडी के लास्ट पे जो है ना अपनी जावास्क्रिप्ट का यूज़ करें। अब जावास्क्रिप्ट का यूज़ करने के लिए आप यहाँ तो ये जो है ना स्क्रिप्ट सोर्स कर सकते हैं। सोर्स के अंदर आप जो है ना अपनी फ़ाइल का नेम फॉर एग्जांपल main.js लगाएंगे, क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनेगी। .js किया और यहाँ पे आप जो है ना जो भी आपका नेम है main.js में रख लेता हूँ, तो ठीक है। इस तरह से आपकी जो है ना फाइल लिंक हो जाएगी। तो दूसरा भी तरीका है, जैसे आपने CSS में देखा था कि यहाँ पे हम स्टाइल का टैग लगाते थे और इसके साथ हम इंटरनल CSS जो है ना इस तरह लिंक करते थे स्टाइल के टैग के अंदर। तो आप अगर चाहें तो अपनी जो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है वो आप इंटरनल भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपने सिंपली यहाँ पे जो है ना स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और इसके अंदर आप अपना जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ज़रा इसको छोटा कर लेते हैं, क्योंकि अब हम जो है ना प्रैक्टिकल ज़्यादा देखेंगे। अच्छा जी, तो फ़िलहाल तो ये जो है ना सिर्फ हेडिंग शो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हेडिंग है हमने एक प्रिंट की थी। तो अब हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे ना मैं पहले कंसोल ओपन कर लेता हूँ। ये कंसोल यार आपके लिए ज़रूरी है। इंस्पेक्ट पे आपने पहले क्लिक करना है और यहाँ से कंसोल को ओपन कर लेना है। और ये विड्थ ज़्यादा ले रहा है, इसके लिए इसको मैं जो है ना नीचे वाली साइड पे फेंक देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, कंसोल में आपने कुछ प्रिंट करवाना है तो सिंपली आप एक कमांड है console.log,
ठीक है जी, कंसोल डॉट लॉग। इसके अंदर आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई स्ट्रिंग वैल्यू करना चाहूँ तो मैं करूँगा यहाँ पे STS, ठीक है। देखें STS आपको शो हो रहा है, ऊपर भी शो हो रहा है, तो आपको यार कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं यहाँ पे कुछ और शो करता हूँ, हंसी टैग, ठीक है। तो ये इस तरह जो है ना आपकी वैल्यू कंसोल के अंदर प्रिंट हो रही है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो समझा रहा था ना वो है हमारा जो करंट चैप्टर है वो वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स का है। डाटा टाइप्स आपको ऑलमोस्ट यहाँ से समझ आ गई है। डाटा टाइप्स आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी हैं, स्ट्रिंग है, नंबर है, बूलियन है, अरे है, ऑब्जेक्ट है। इनमें से वो मोस्टली जो यूज़ होती हैं वो ये दो हैं, ठीक है। मोस्टली ये जो दो है ना ये बेसिक लेवल पर ये यूज़ होती हैं, बाकी ये जो है ना थोड़ी एडवांस लेवल पर यूज़ होती हैं जब आप बड़ी एप्लीकेशंस के ऊपर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे वेरिएबल्स बनाएंगे। अब वेरिएबल्स जो है ना हमारे पास वेर, लेट और कॉन्स्ट 3 कीवर्ड्स आते हैं हमारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने के लिए। तो इसको फ़िलहाल मैं जो है ना कमेंट कर देता हूँ। कमेंट जो है ना आप कंट्रोल प्लस ये जो स्लैश वाली की है ना जिसके ऊपर आप क्वेश्चन मार्क भी देख सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश वाली की को आप जब एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका कमेंट जो है ना वो हो जाएगा यहाँ पे। और ये जो वैल्यू आपको पहले शो हो रही थी कंसोल में वो नहीं होगी। कमेंट का मतलब बेसिकली यही है कि जो कोड है ना इसको उसने चुप करा दिया, भाई तुमने बोलना नहीं अब, ठीक है, तुम्हारी आवाज़ ना आए। तो ये ऐसे हो गया। जैसे ही कमेंट करूँगा तो ये जो है ना दोबारा शो हो जाएगा इस तरह। तो मैं इसको कमेंट ही कर देता हूँ फ़िलहाल क्योंकि आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट समझाना है। अच्छा जी, वेरिएबल्स के हैं हमारे पास 3 कीवर्ड, वेर, लेट है और कॉन्स्ट है। अच्छा जी, वेर, लेट और कॉन्स्ट में बेसिकली डिफरेंस ये है कि वेरिएबल का जो है ना वेरिएबल मोस्टली यूज़ होने वाला वेरिएबल है। वेरिएबल को आप जिस तरह चाहें इसकी वैल्यू को अपडेट भी कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसको ओवरराइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिखाऊं तो फिर यार इसको मैं चुप ही करा देता हूँ दोनों को क्योंकि उधर जो है ना कंसोल में इन्होंने शो डाला हुआ है। तो वेरिएबल सबसे पहले तो वैर लिख के आपने ये वैर हो गया इसका कीवर्ड। तो अब आपने अपना नेम लगाना है जो आप वेरिएबल का नेम रखेंगे, ठीक है। वेरिएबल बेसिकली एक बॉक्स टाइप जो है ना वर्क करता है। आप किसी भी डब्बे के अंदर जो है ना एक वैल्यू स्टोर कर देते हैं, फिर जब आपको ज़रूरत होती है आप उस वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं नाम इसका रख लेता हूँ वेरिएबल। नाम रखने की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। आप इसका नाम शुरू कर सकते हैं अंडरस्कोर ABC, जो भी आप नाम रखना चाहें। और यहाँ तो आप जो है ना डायरेक्ट ABC से शुरू करेंगे, ठीक है। आप 1 2 से इस तरह 1 इस तरह से जो है ना वेरिएबल स्टोर नहीं कर सकते। देखें इसने वार्निंग दे दी है, इधर भी हाईलाइट हो गया और इधर भी जो है ना एरर आ गया कंसोल के अंदर। कंसोल बेसिकली आपको ना सारे एरर दिखा देता है, जो भी आपकी फ़ाइल के अंदर जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड एरर होगा ना वो आपको कंसोल के अंदर मिल जाएगा। तो वेरिएबल का नेम जो भी होगा आपने हमेशा ABC यानी करैक्टर वैल्यू से स्टार्ट करना है या अंडरस्कोर से। तो मैं इसका रख लेता हूँ यार वेरिएबल हमारे पास फर्स्ट, ओहे फर्स्ट, ठीक है। वेरिएबल फर्स्ट ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने के लिए आपने इक्वल का लगाना है और अब आप वैल्यू लिखेंगे जो भी आप स्टोर करना चाहें। आपने डाटा टाइप्स देखेंगे, डाटा टाइप्स हमारे पास 4-5 किस्म की डाटा टाइप्स हैं। न्यूमेरिक है, स्ट्रिंग है, बूलियन है, जो भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे कोट्स लगाने पड़ेंगे, ये वाले कोमास, ठीक है। कोमा चाहे ये लगाएं या ये लगाएं, ऑलमोस्ट सेम ही है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जावा से मैंने लिखा लेकिन प्रिंट नहीं हो रहा, ना कंसोल के अंदर हो रहा ना डॉक्यूमेंट के अंदर हो रहा, ठीक है। तो ये प्रिंट करने के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर इसको प्रिंट करना है तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट और राइट के अंदर आप पैरेंथेसिस के अंदर इसकी जो है ना वेरिएबल का नेम लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है। देखें यहाँ पे इसकी जो है ना डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी वैल्यू जो है ना प्रिंट हो गई है। इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करना चाहूँ यहाँ से जावास्क्रिप्ट ES5 हम ऑलमोस्ट यही हो गया। तो देखें जो मैं अब जैसे जैसे इसकी वैल्यू चेंज करता जाऊँगा तो यहाँ पे जो प्रिंट हो रही है वैल्यू वो भी चेंज हो रही है। तो अगर तो मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं इसको सिर्फ कंसोल में देखना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे वही जो है ना पुराने वाली कमांड कंसोल डॉट लॉग करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू जो है ना हमारी कंसोल में प्रिंट होगी। तो ये है बेसिकली 2 बेसिक कमांड जो आप अपनी टेस्टिंग के दौरान यूज़ करते हैं। फ़र्क क्या है बेसिकली, अब आपका फ़र्क समझाने के लिए मुझे कहाँ पे देखें, पहले हमने मैनुअल जाकर ना इसकी वैल्यू इसके अंदर जाके चेंज की थी। अब मैं इसको ज़रा रिमूव करता हूँ। जावास्क्रिप्ट हमारे पास पहले वाली वैल्यू है ये। अब आप देखें इसके मैं वैल्यू को
वैल लिखने के बगैर सिर्फ मैं फर्स्ट लिखूँगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू जो है ना, न्यू वैल्यू हम लिखेंगे कोई के JS, बस इतना। तो देखें यहाँ पे तो हमने फर्स्ट ही प्रिंट करा ना, हमने यहाँ पे डायरेक्टली कोई इस तरह तो दिया नहीं है JS, ठीक है। हम तो यहाँ पे जो है ना फर्स्ट वेरिएबल का जो है ना उसकी वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया ऑटोमेटिकली JS, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना वो ओवरराइट हो गई है। पहले इसकी जावास्क्रिप्ट थी, बाद में JS हो गई है। अब अगर मैं इसको ES6 कर दूँ तो इधर भी ES6 हो जाएगा, ES6 हो जाएगा। तो वेरिएबल जो है ना इसकी वैल्यू जो है आप अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हैं तो इसको दोबारा डिक्लेयर करके भी इस तरह कर सकते थे, फिर भी इसकी वैल्यू जो है ना सेम वही शो नहीं थी। लेकिन जो लेट और कॉन्स्ट है ना वो हमें ये फैसिलिटीज़ नहीं देते। ये बेसिकली ये हमारा फ़र्क है। मोस्टली जो हम अपनी डेवलपमेंट के प्रोसीजर के अंदर यूज़ करते हैं वो वेर का वेरिएबल है, ठीक है। और बाकी जो है ना हमारे पास, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसको चले मैं आपको कमेंट कर देता हूँ। अब हम देखेंगे अगला जो है ना हमारे पास लेट का कीवर्ड। अच्छा जी, लेट अब हम दोबारा वही काम करते हैं जो पहले हम वेर से कर रहे थे। लेट को कर देते हैं हम जी लेट सेकंड, इसका नाम हो गया सेकंड, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल बन गया और इसके अंदर वैल्यू हम रखेंगे सेकंड के अंदर जी वैल्यू हमारी आ जाएगी वही जावास्क्रिप्ट की। यहाँ इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं जावास्क्रिप्ट कोड्स, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं console.log, इसके अंदर हम लिखेंगे सेकंड, तो इसकी वैल्यू जो है ना वो यहाँ पे प्रिंट हो गई है जावास्क्रिप्ट कोड्स। अब क्या करेंगे, अब इसको फ़र्क बताने के लिए आपको जो है ना मैं अब दोबारा से अगर लेट करता हूँ ना, लेट सेकंड, दोबारा से अगर मैं इसको डिक्लेयर करता हूँ और इसकी वैल्यू जो है ना वो चेंज करता हूँ, फॉर एग्जांपल JS ही कर देते हैं। इसने कौन सा प्रिंट करना, देखें एरर दे रहा है आपको, क्योंकि हम जब लेट का यूज़ करते हैं, लेट कीवर्ड जब यूज़ करते हैं तो हम दोबारा इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। अलबत्ता हम इसको दोबारा जो है ना ओवरराइड ज़रूर कर सकते हैं खाली इसका नेम लिख के, ठीक है। जब इसका मैंने वेरिएबल का नेम लिखा तो ओवरराइड हो गया, ठीक है। लेकिन जब इसको मैं डिक्लेयर करता हूँ ऐसे तो तब जो है ना वो हमें एरर देता है। तो ये था हमारा वेरिएबल और लेट के अंदर फ़र्क। अब जो है ना लेट ने हमें इतनी तो इजाज़त दे दी कि हम जो है ना इसको ओवरराइड कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्ट जो है ना हमें इतनी इजाज़त भी नहीं देता। कॉन्स्ट कहता जी अगर आपने मुझे एक बार बुला लिया तो दोबारा ना मुझे उठाना है, ना मुझे जगाना है, ना मुझे छेड़ना, ना मुझे बुलाना है। अब हम जो है ना इसकी जगह अगर हम करें कॉन्स्ट तो देखिए अब हमें एरर देखने को मिलेगा, ठीक है जी। असाइनमेंट टू कॉन्स्टेंट वेरिएबल, ठीक है, कहता है 26वीं लाइन के ऊपर ना ये एरर आ रहा है। देखें बड़ा सियाना कंसोल है, आपको लाइन नंबर भी उसने बता दिया। तो कुल मिला कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टेंट के अंदर आप जो है ना ओवरराइड नहीं कर सकते, आप दोबारा डिक्लेयर भी नहीं कर सकते। आपने सिर्फ जो एक बार वैल्यू दी है अब आप सिर्फ वही प्रिंट कर सकते हैं, देखें, ठीक है। तो ये था बेसिकली फ़र्क तीनों के अंदर। अच्छा जी, आते हैं हम यहाँ पे वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स। हमारा चैप्टर 1 जो है ना काफ़ी देर बाद ख़त्म हो गया, क्योंकि ये ज़रा ज़रूरी बातें थी, कंसेप्चुअल थी, तो आपको ज़रा डिटेल में जाके समझाना ज़रूरी था। अदरवाइज़ मैं आपको यहाँ से यहाँ इसकी डेफिनेशन पढ़ के सुना देता तो काम ख़त्म हो जाता। चैप्टर 2 के अंदर आते हैं ऑपरेटर्स, वही कैलकुलेशन वाली बात, जैसे आपको मैंने अपनी वेबसाइट की एग्जांपल दी थी, अंदर कैलकुलेटर थे और कुछ इस तरह के कैलकुलेशन वाले जो भी थे ऐप्स। तो ये प्लस माइनस आप अपनी वैल्यूज़ को कर सकते हैं, अपनी जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है ना उसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अभी हम करके देखते हैं। तो आते हैं यहाँ पे और ये सारा कुछ जो है डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब हम करेंगे क्या कि वेरिएबल्स के अंदर ना न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करेंगे, फिर उन न्यूमेरिक वैल्यूज़ के ऊपर हम अपने ऑपरेशंस जो है ना कैलकुलेशन वाले ऑपरेशंस, अपने अरिथमेटिक के ऑपरेशंस वो परफॉर्म करेंगे। तो पहले तो हम वेरिएबल बनाते हैं, आपकी मर्ज़ी है यार, वेर कांस्टेंट या लेट जो भी यूज़ कर लें। फ़र्क तो मैंने आपको बता दिया क्या फ़र्क है। तो मुझे जो है ना थोड़ा वेर वाला पसंद है, मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके एरर बहुत कम आते हैं। वैल्यू रख देते हैं इसका नाम, वैल्यू जो है ना वो हमारे पास है 50 वैल्यू है, ठीक है। और सेकंड जो वैल्यू हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, सेकंड जो वैल्यू ना वो हमारे पास सिंपली सेकंड वैल्यू चीज़ का नाम रख लेते हैं। और सेकंड वैल्यू हमारे पास हो गई
मान लो कि 20 हो गई, ठीक है। अब हम इसके ऊपर ऑपरेशंस अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो कैसे होंगे। अब ऑपरेशंस अप्लाई करने के दो तरीके हैं। ऑपरेशन अप्लाई करने के तरीके तो बेसिकली एक ही है, लेकिन उसको प्रिंट करने के 2-3 तरीके हैं। जैसे आपको मैंने बताया, डॉक्यूमेंट के ज़रिए भी कर सकते हैं, कंसोल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो मैं जो है ना कंसोल यहाँ पे प्रीफर करता हूँ। डॉक्यूमेंट सादा जो है ना वो ज़्यादा प्यारा लग रहा है फ़िलहाल। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा वैल्यू, ठीक है। और इसके अंदर मैं जमा करना चाहता हूँ, प्लस करना चाहता हूँ सेकंड वैल्यू को। देखें उसने मुझे सजेशन दे दिया, तो यहाँ पे 70 आ गया, क्योंकि 50 + 20 हो गया 70। सिंपल ही था। तो मैं चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे दूँ ताकि सही तरह नज़र आया हो गया रहा यहाँ पे। और प्लस की जगह अगर मैं माइनस करूँ तो ये वैल्यू इसकी 30 हो गई, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आप अपने ऑपरेशन जो भी आपको, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टारिक के साथ। ये जो आपको शिफ्ट +8 दबाएंगे तो आपको ये वाला जो है ना सिलेक्टर मिल जाएगा। तो 1000 हो गया। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ तो सिंपली स्लैश वाला दबाएंगे, स्लैश किया 2.5 हो गया, ठीक है। तो ये थे बेसिकली। और मॉडुलस जो है ना ये हमें बेसिकली देता है हमारी जो रिमाइंडर वैल्यू होती है ना। जैसा कि अगर आपको मैं अपना, यार ये जो है ना मेरे लिए ये बड़ी काम की चीज़ है, ये जो टूल है मेरा। अब आपको रिमाइंडर का मैं समझा दूँ, रिमाइंडर शायद आपको ना पता हो। तो वैल्यू है 50 और 20, 50 और 20 का हमने जो है ना मॉडुलस निकाला। तो वो हुआ क्या बेसिकली, हुआ ये है कि ये आपने बचपन में सवाल किए होंगे आज से कोई 15-20 साल पहले। 50 इधर है और 20 इधर है। तो हुआ क्या है जी, 20 2 बार हो गया 40, ठीक है। तो बाकी क्या बचा 10, ठीक है। ये 10 जो है ना, ये जो हमारे पास 10 आया, ये हमारे पास रिमाइंडर, ठीक है। ये मॉडुलस के ज़रिए आता है। तो आपने देखा होगा यहाँ पे कंसोल के अंदर 10 प्रिंट हुआ है। तो अगर आप चाहते हैं तो ये जो वेरिएबल्स हमने 2 डिक्लेयर किए ना 2 लाइनों के अंदर, आप इस तरह भी कर सकते हैं। वैर एक्स लिखा, वाई लिखा, ये 2 वेरिएबल आपके बन गए। और बाद में आप इसकी जो है ना वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू आपने कर दी 50 थी, 50 ही रहने देते हैं। वाई की वैल्यू जो थी ना वो 20 थी, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं। जितने मर्जी आप जो है ना वेरिएबल्स एक ही लाइन के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। ए कर दो, बी सी डी ई एफ जी, जितने मर्जी। फिर बाद में आप उसको जो है ना उसकी है देखें तो सी इधर की हालचाल हो रही है, उसकी जो भी वैल्यू आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जी की हो गई 50, ए की हो गई 10, बी की हो गई 30। इसी तरह रैंडमली जो है ना मैंने कुछ सी की भी कर देते हैं, चलो 40 इसकी हो गई। अब मैं सबको जो है ना प्लस कर देता हूँ, +G +A +B +C। तो ये कितने हो गए टोटल, 200 हो गए। लो जी, ये इस तरह से जो है ना आप अपने ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं चाहता तो ये मैंने कंसोल डॉट लॉग किया है, मैं इन चीज़ों को ना इसको मैं एक अलग वेरिएबल के अंदर भी रख सकता था। जैसे वेर बनाया मैंने सम नाम का। अब इसके अंदर मैं जो है ना ये पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ जो है ना इतना लंबा लिखने की बजाय सिर्फ सम लिख दूँगा, तो मेरी वैल्यू वही जो है ना 200 प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। तो ये बेसिकली छोटे मोटे जो है ना आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको आने चाहिए। असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर आपने देख लिया कि इक्वल का जो साइन है ना वो हमारे लिए यूज़ होता है जब हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं। इसके साथ ही जो है ना 3-4 ऑपरेटर हमें और मिल जाते हैं। एडिशन असाइनमेंट, सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट और डिवीजन असाइनमेंट। 4 ऑपरेटर्स हैं और ये सारे सब के आगे ना मैंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। काम की बात करते हैं, काम की। तो सम तो बनाना पड़ेगा यार नीचे, क्योंकि एरर भी प्रिंट करना है हमने सम। तो सम के अंदर होगा हमारे पास x += 5, ठीक है। और इधर x की वैल्यू देना ज़रूरी है। अब x की वैल्यू 10, तो हुआ क्या 15 आ गया। बेसिकली इसका मतलब ये है असाइनमेंट का, आपको आगे जो है ना इसने बताया हुआ है x = x प्लस आगे जो वैल्यू होगी 3। तो मैंने क्या किया था, x + 3। इसका मतलब क्या होगा, मैं कमेंट लगा के समझाता हूँ। इसका मतलब है कि x की जो पहली वाली वैल्यू है ना जो थी 10, अब उसकी जो वैल्यू है वो हमने अपडेट करके कर दी है
एक्स की दोबारा वैल्यू जो 10 थी और इसके अंदर हमने क्या ऐड किया था 5, यानी एक्स इज़ इक्वल एक्स प्लस ये वाला 5, ये था इसका मतलब। इसी तरह जो है ना आप इसकी जगह माइनस कर सकते, तो ये आपका बन जाना था ये वाला असाइनमेंट, ठीक है, सॉरी ये वाला माइनस इक्वल। इसी तरह आप जो है ना इसको मल्टीप्लाई वाला कर सकते थे इस तरह। ये वैसे बहुत कम यूज़ होते हैं लेकिन ऐसे। तो ये था इनका बेसिकली मतलब। तो बाकी खैर हम तो यहाँ पे सिर्फ काम की बात करने आए हैं, तो ये इतने आप यूज़ नहीं होते हैं, समझ आपको लग गई है। उसके बाद है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये चीज़ जो है ना ये आपके लिए समझने वाली ज़रूरी है, और समझने के लिए सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ना वो आपकी यही है, जो आपकी सबसे ज़्यादा इफ एल्स के अंदर भी यही चीज़ यूज़ होती है मोस्टली। और आपके मोस्टली जब आप लूप्स के अंदर कंडीशन देते हैं तो आप ये जो चीज़ है ना ये बड़ी ज़्यादा यूज़ होती है। तो आपने इसको जो है ना अच्छी तरह ग्रिप कर लेना है। तो मैं आपको जो है ना वो आप इस तरफ आते हैं, हम सारा कुछ डिलीट करते हैं। तो इक्वल टू बेसिकली ये कहता है जी अगर तो फुल इक्वल है ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कह देता हूँ वेर की है, वेर ए के अंदर हमारी वैल्यू है 5 और वेर बी के अंदर भी हमारी वैल्यू है 5, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ना मैं थोड़ा सा इफ़ एल्स की तरफ लेके जाता हूँ। इफ़ एल्स का मतलब ये है कि अगर ऐसा ना हुआ तो ऐसा हो जाए, ठीक है। इफ़ अगर एल्स का मतलब है ना हुआ तो क्या हुआ, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो क्या कौन सा कोड जो है ना रन होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे क्या कि हम जो है ना इफ़ एल्स का जो है कंसेप्ट देखें। वीएस कोड की ये जो है ना खूबसूरती है। इफ़ एल्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है ना ये कोड बनाया मिल गया। अब आपने सिर्फ कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी है जो आप चेक करना चाहते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि 5 डबल इक्वल 5। ऐसे तो नहीं करेंगे क्योंकि हमने तो ऊपर वेरिएबल्स यूज़ किए हैं, तो हम वेरिएबल यूज़ करेंगे ताकि कोई वेरिएबल यूज़ करने का फ़ायदा भी हो। हम चेक करेंगे अगर तो ए जो है ना बी के इक्वल है, ठीक है, तो हमारा इधर प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट लॉग हो जाए ए एंड बी आर इक्वल्स, ठीक है। देखें ए एंड बी आर इक्वल्स आ गया इस तरह से। तो एल्स में क्या हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, मैं ना इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और इधर लिख देता हूँ आर नॉट इक्वल। और अगर मैं यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर दूँ 6 कर दूँ तो देखें वो कहता है अब इक्वल नहीं है, ठीक है। पहले इक्वल थे, हाँ जब 5 थी वैल्यू तब इक्वल थे, जब मैंने चेंज की तब जो है ना नॉट इक्वल हो गया। तो ये इस तरह जो है ना आपका इफ़ एल्स काम करता है। ये वैसे बेसिक लेवल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था इफ़ एल्स का, तो मैंने सोचा आपको अभी दे देते हैं क्योंकि आपको जो है ना ऑपरेटर्स को समझने के लिए इफ़ एल्स समझना ज़रूरी था। ये जितने भी ये कंपैरिजन ऑपरेटर ये मोस्टली आपके यहाँ पे यूज़ होते हैं इफ़ एल्स के अंदर। यहाँ लूप्स की कंडीशन होती है वो आगे जाके आपको बात करूँगा मैं उसकी। तो ये दो जगह के ऊपर जो है ना कंपैरिजन ऑपरेटर मोस्टली 99% यहाँ पे यूज़ होते हैं। उसके बाद स्ट्रिक्ट इक्वल। अब स्ट्रिक्ट इक्वल का क्या मतलब है, अब मैं दोबारा यहाँ पे आऊँ, अगर यहाँ मैं कर देता हूँ बी की जगह फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू देता हूँ 5 और यहाँ पे भी इसको 5 कर देते हैं। अभी देखें वो कहेगा दोनों इक्वल हैं, ठीक है। हालांकि एक जो है स्ट्रिंग वैल्यू है, दूसरी जो है ना न्यूमेरिक वैल्यू है। स्ट्रिंग तो अभी तो नहीं है, बाकी मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ। हाँ जी, ये मैंने एक वैल्यू को स्ट्रिंग कर दिया, फिर भी वो कह रहा है इक्वल है। लेकिन जब मैं यहाँ पे लगाऊंगा ना ट्रिपल इक्वल, इसका मतलब स्ट्रिक्टली चेक करो यार, सख्ती से देखो दोनों वाकई इक्वल हैं। अब वो कह रहा है नॉट इक्वल। नॉट इक्वल इसलिए कह रहा है क्योंकि दोनों की जो डाटा टाइप है ना वो सेम नहीं है। अगर आपने दो वेरिएबल्स की डाटा टाइप भी चेक करनी है, अगर दोनों की डाटा टाइप भी आप चेक करना चाहते हैं तो आपने जो है ना ट्रिपल इक्वल वाला ऑपरेटर यूज़ करना है। अगर आप सिर्फ उसकी वैल्यू चेक करना चाहते हैं तो आपको ये दो ऑपरेटर्स भी काफ़ी हैं। तो ये था बेसिकली ये पहले दो जो हमने देखे हैं। और इसके साथ साथ अभी तो हमने देखा ना अगर इक्वल है तब, अगर तो हम ये चेक करना चाहें तो अगर इक्वल नहीं है तब हम जो है ना ये वाली ऑपरेटर यूज़ करते हैं। तो आते हैं वापस यहाँ पे और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी जगह हम एक्सक्लेमेटरी लगाएंगे तो देखें नॉट इक्वल आ रहा है।
और मुझे जो है ना यहाँ पे वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। सारी बात है, हमने जो है ना उसका लॉजिक चेंज किया तो हमें यहाँ पे वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी इस तरह। ठीक है, मैंने ये कहा है कि अगर ए जो है ना वो 5 के इक्वल नहीं है तो मुझे ये शो कर दो, अदरवाइज़ मुझे ये शो कर दो। ठीक है, तो वो मुझे कह रहा है ये दोनों जो है ना इक्वल है। अब मैं इसकी वैल्यू जो है ना अगर इसकी चेंज करूँ 6 कर दूँ, बल्कि बी तो प्रिंट हो नहीं रहा, मुझे यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। 7 कर देता हूँ, अब नॉट इक्वल। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना अगर मैं यहाँ पे डबल इक्वल लगा देता हूँ, एक्सक्लेमेटरी के साथ डबल इक्वल लगा देता हूँ, ये जो है ना स्ट्रिक्टली यानी सख्ती के साथ आप चेक करेगा कि यार दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों की डाटा टाइप्स जो है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए। अब दोनों की डाटा टाइप्स तो इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने जो है ना इसको एज स्ट्रिंग लिया हुआ है वेरिएबल ए के अंदर, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट कर रहा है मुझे कंसोल के अंदर ए एंड बी आर नॉट इक्वल्स। तो जो है ना स्ट्रिंग विदाउट स्ट्रिंग करता हूँ तो आप जो है ना दोनों इक्वल हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपके ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो है ना वो यूज़ होते हैं। तो ये तो चारों आपने देख लिए। इसके बाद ये जो दो है ना ये आपके मोस्टली जो है ना यूज़ होने वाले ऑपरेटर्स हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। ग्रेटर देन कौन सा है और लेस देन कौन सा है, ये याद रखना थोड़ा सा मुश्किल काम था, लेकिन अगर आपको एक मैं छोटा सा तरीका बताता हूँ इसको याद रखने का, वो ये है कि ये जो साइन है ना ये जो दिखता ही एल की तरह है, जिसकी शेप ही एल की तरह बनी है, इधर से दिखाऊं तो बड़ा हो जाए भाई। लेस देन जो है ना ये वाला जो दिखता ही एल की तरह है, एल ऐसे होता है और ये लेस देन का साइन ऐसे होता है, यानी कि दोनों की जो सूरत है ना वो मिलती जुलती है। तो इस तरह आप याद रखने के लिए आपको आसानी हो सकती है। और जो दूसरा ना वो ग्रेटर देन वो ऐसे है, जो आगे की तरफ जा रहा है वो ग्रेटर देन है, जो पीछे की तरफ जा रहा है वो लेस देन है। ये दो तरीके आप जिस तरह चाहें अपना याद रख सकते हैं, लेस देन ग्रेटर देन। तो यहाँ पे अब आता हूँ मैं, यहाँ पे अपना जो है ना अब हम लेस देन और ग्रेटर देन को जो है ना यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे पहले मैं स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, ए इज़ लेस देन बी, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ए इज़ नॉट लेस देन बी। ठीक है, अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे जो है ना मैं चेक करूँगा ए ऐसे इस तरह। ठीक है, इफ़ ए इज़ लेस देन 5 देन ये शो करे ये वाला कोड। और इस कोड की जगह आप सिर्फ कंसोल नहीं प्रिंट करेंगे, आप कोई भी इसका लॉजिक जो है ना आगे जितने भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे लूप्स का, इफ एल्स के अंदर, आप बल्कि इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स भी लगा सकते हैं, आप लूप्स के अंदर एक और लूप्स भी लगा सकते हैं। उसको जब आप एक चीज़ के अंदर एक और चीज़ यूज़ करते हैं तो उसको आप कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, अगर आपने इफ एल्स के अंदर एक और इफ एल्स यूज़ कर दिया तो उसको आप कहेंगे नेस्टेड इफ एल्स। अगर आप लूप्स के अंदर एक और लूप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप कहेंगे नेस्टेड लूप्स। इज़ लेस देन 5 इज़ नॉट लेस देन 5, ये क्यों कह रहा है तो दोनों इक्वल है, लेकिन फिर भी ये नीचे वाला जो है ना वो प्रिंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था लेस देन और इक्वल टू, यानी अगर इक्वल है ना 5 के, अगर ए जो ना 5 के इक्वल है तब भी हमें ये शो कर दे ये वाला। ठीक है, अदरवाइज़ हमें अगर कोई और वैल्यू है तो हमें जो है ना नीचे वाला शो कर दे एल्स वाले स्टेटमेंट। इसको थोड़ा नीचे ले जाता हूँ मैं ऐसे। तो ये थी चीज़ हमारी ऐसे। तो इसी तरह आप जो है ना ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला ग्रेटर देन अभी भी वही करेगा क्योंकि हमें हमारी वैल्यू जो है वो सेम है। तो मैं इसको जो है ना इसको पहले छोटी करके देखता हूँ, आप नीचे वाला शो करेगा इज़ नॉट लेस देन। अगर मैं ए की वैल्यू बड़ी कर दूंगा 5 से तो ये जो है ना ट्रू शो करेगा, यानी कि फर्स्ट वाली स्टेटमेंट। तो इस तरह थे ये जो आपके जितने भी ये ऑपरेटर्स कंपैरिजन ऑपरेटर्स, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, तो उसके बाद आते हैं हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। ए और 5 के दरमियान जो है ना हमने बनाया हुआ एक रिलेशन। तो अगर आप मैं यहाँ पे एक और रिलेशन ऐड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, मैं यहाँ पे करूँगा कि ये वाला ऑपरेटर यूज़ कर लूँगा, एंड ऑपरेटर। एंड का ऑपरेटर यूज़ करके तो यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन भी दे सकता हूँ। मान लो कि यहाँ पे मैं करता हूँ अगर बी का वेरिएबल जो है ना वो लेस देन और इक्वल टू है 7 के, तब क्या होगा। ठीक है, यानी कि आप जो है ना ये दोनों कंडीशन चेक करेगा, अगर ये दोनों ट्रू होंगी तब भी ये वाली जो है ना ये वाली कंसोल लॉग प्रिंट होगी, अदरवाइज़ ये वाली होगी। तो फिर देखें दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए जो है ना इज़ नॉट लेस देन बी। तो इस तरह से जो है ना ये ऑपरेटर्स काम करते हैं जब आपने डबल कंडीशन जो है ना चेक करनी होती हैं। अगर आप एंड की जगह और ऑपरेटर यूज़ करेंगे
तो ये दोनों में से अगर एक भी ट्रू होगी ना कंडीशन, दोनों कौन सी, एक ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों के दरमियान आपने और ऑपरेटर लगा दिया। अगर इन दोनों में से एक स्टेटमेंट भी, एक कंडीशन भी ट्रू हो जाती है तो आपका ये जो है ना फर्स्ट वाला कंसोल ये प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर एक भी नहीं होती तो ये आपका ये हो जाएगा। ये था बेसिकली। और लॉजिकल तो ये तो कभी किसी ने यूज़ किया नहीं होगा फिर। अच्छा जी, तो उसके बाद हमारा चैप्टर जो है ना, चैप्टर 2 के अंदर सिर्फ ऑपरेटर्स ही थे। तो अब हम बात करते हैं चैप्टर 3 की। चैप्टर 3 है हमारे पास अलर्ट्स, प्रॉम्प्ट्स एंड कमेंट्स। कमेंट्स जो करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। कमेंट्स कैसे करते हैं, कंट्रोल प्लस स्लैश वाला जो बटन है उससे आप कमेंट कर सकते हैं अपने कोड को। तो कमेंट बेसिकली यूज़ हम करते हैं जब आपने कोई बड़ा कोड लिखा होगा ना, तो आप जो है ना कमेंट्स हर सेक्शन के ऊपर एक ना कमेंट्स लिखाते थे कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे कौन सा लॉजिक जो है ना अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए ना कमेंट्स आप लगाते हैं ताकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 माह बाद भी अगर अपना कोड एडिट करेंगे तो आपको जो है ना समझ आ जाएगी कमेंट्स के ज़रिए कि यहाँ अच्छा मैंने यहाँ पे ये वाला काम किया था। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलर्ट्स एंड प्रॉम्प्ट्स। अलर्ट्स क्या होता है जी? अलर्ट्स आपको अभी मैं समझा देता हूँ क्या होता है। हम यहाँ पे आएंगे, अपना कोड ओपन करेंगे। इसको पहले मैं छोटा कर लेता हूँ यार, इधर इसके साथ जुड़ जाए। अब यहाँ पे मैं करूँगा क्या कि मैं जो है ना एक अलर्ट दूंगा। उसके अंदर क्या होगा देखें, अलर्ट अभी मैं लिखा ही है क्योंकि ये यानी कि लाइव सर्वर के ऊपर चल रही है ये वेबसाइट, इसलिए साथ साथ जो है ना वो उसकी लोडिंग भी हो जा रही है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट के अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ लिख सकता हूँ वेलकम टू STS। ठीक है जी, तो ये देखिए इधर आप लिखा हुआ आएगा वेलकम टू STS, क्योंकि उसके अंदर मैं लिखा है भाई ओके हो जा। दोबारा रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें वेलकम टू STS आ गया। ठीक है, तो ये था बेसिकली अलर्ट। जब आप किसी को अलर्ट देना चाहें, फॉर एग्जांपल किसी ने कोई फॉर्म जो है सबमिट किया है तो आप उसको इस तरह की अलर्ट दे सकते हैं। ये वहाँ पे यूज़ होता है ये अलर्ट वाला फीचर। तो इसके साथ साथ एक और था मैंने आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स। अगर आप अलर्ट की जगह यहाँ पे लिख दें प्रॉम्प्ट तो ये आपको ये बताने के साथ साथ कुछ पूछेगा भी। ओके करेंगे या कैंसिल करेंगे, देखें अब कैसे होता है। रिफ्रेश करेंगे, देखें आपसे इनपुट मांग रहा है। प्रॉम्प्ट जो है ना वो आप तब यूज़ करते हैं जब आपने यूज़र से कुछ इनपुट लेनी होती है। ठीक है, फिर आप उस इनपुट के ऊपर फर्दर जो है ना ऑपरेशंस वो अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख देते हैं कि एंटर 1 2 कंटिन्यू। ठीक है, तो उसके बाद आप क्या लिखते हैं जी, आप ना इफ एल्स केस लगा देते हैं स्टेटमेंट आप लिख देते हैं अगर। तो ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है ना अपना जो भी लॉजिक लिखना चाहते हैं, जो भी कोड आपका जो भी फर्दर जो होगा आपका काम वो आप यहाँ पे कोड लिख सकते हैं। तो अदरवाइज़ ना हो तो आप इस तरह कर सकते हैं कोड यहाँ पे इस तरह। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट बेसिकली तब यूज़ होता है जब आपने इसकी यूज़र की इनपुट की बेस के ऊपर आगे कोई फर्दर जो है ना ऑपरेशंस या कोई फंक्शंस परफॉर्म करने हैं। तो बेसिकली समझाने का मतलब सिर्फ यही था। बाकी चलते हैं, ये तो चैप्टर हमारा बस मिनटों में कवर हो गया। उसके बाद फंक्शंस। फंक्शन आपको मैं इस तरह समझा सकता हूँ कि मैं जो है ना सबसे पहले एक फ़ंक्शन बनाऊँगा। फंक्शन इसका कीवर्ड है फंक्शन बनाने के लिए। जैसे वेरिएबल बनाने के लिए वैर था, लेट था, कांस्टेंट था, इसलिए फ़ंक्शन बनाने के लिए आप फंक्शन लिखेंगे और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। फंक्शन का नाम मैं रखूँगा अलर्ट फंक्शन। ठीक है, मैं इसके अंदर एक अलर्ट शो करूँगा, तो मैं इसका जो नाम है अलर्ट फंक्शन लिखा। और नाम लिखने के बाद आपने जो है पैरेंथेसिस लाजमी लगानी है इस तरह से, सही है। और पैरेंथेसिस के बाहर जाके ना ये कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे और इसके अंदर आप जो है ना फंक्शन का अपना कोड लिखेंगे, जो भी आपका लॉजिक है, जो भी आप इस फंक्शन के अंदर ऐड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा जब भी ये मेरा फंक्शन कॉल होना तो उसके अंदर जो है ना होना ये चाहिए कि अलर्ट इज़ वेरिएबल। ठीक है, इस तरह आ जाए और साथ ही जो है ना अलर्ट सच्ची मुची भी आ जाए। अलर्ट के अंदर आ जाएगा क्या लिखा हुआ, दिस इज़ अलर्ट। तो मैं पेज पे जाऊँगा तो रिफ़्रेश करता हूँ इसको, कुछ भी नहीं हो रहा। इसलिए कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे क्योंकि ये तो अभी मैंने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है। फंक्शन को जो है ना उसका काम मैंने बताया, अभी उसको मैंने ये नहीं कहा कि यार तुमने ये काम करना कब है। अब आप फंक्शन को डिक्लेयर करने के बाद इसको जो है ना फंक्शन को कॉल करेंगे, उसके बाद ये जो है ना इम्प्लीमेंट होगा अपने वेबसाइट के ऊपर। तो आपने इसको कॉल करने के लिए सिर्फ जो है ना अलर्ट फंक्शन और आगे उसके पैरेंथेसिस इस तरह लगानी है, तो ये जो है ना कॉल हो जाएगा इस तरह ऑटोमेटिकली। जो भी इसके अंदर आपने कोड लिखा होगा वो जो है ना कॉल हो जाएगा।
अब इसके अंदर कोड मैंने क्या लिखा था, कंसोल लॉग के अंदर था अलर्ट इज़ विजिबल, यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद अलर्ट थी दिस इज़ अलर्ट, तो ये दिस इज़ अलर्ट भी जो है ना आ रहा है। इस तरह आपके फंक्शन जो है ना वो काम करते हैं, बेसिक फंक्शन, ठीक है। इसने भी यहाँ पे यही काम किया। वैसे इंपॉर्टेंट सा एक कॉन्सेप्ट है पैरामीटर्स का और रिटर्न वैल्यू का। तो ये जो है ना आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये सबसे पहले तो ये जो है ना एग्जांपल मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज कर लेंगे ताकि आपको सही से समझ आ सके। तो इसको मैं फ़िलहाल जो है कॉल नहीं कर रहा और फंक्शन को थोड़ा ऐसे करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आपको बताता हूँ ये पैरामीटर्स बेसिकली हैं क्या। ये जो आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर नज़र आ रहा है एक्स और वाई, यहाँ पे है दो पैरामीटर्स एक्स और वाई, ठीक है। और ये रिटर्न हमें क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है कि जो भी अगर हमें पैरामीटर में जो भी दो वैल्यूज़ आती है ना तो उसको हमने मल्टीप्लाई करके वापस दे देना। तो अभी हम करेंगे क्या कि हम दो वेरिएबल बनाएंगे, वैट ए, उसके अंदर वैल्यू रख लेंगे 10 वैल्यू रख लेंगे, और वैर एक बी बनाएंगे, कोई भी आप नाम रख सकते हैं। इसकी वैल्यू होगी 5। अब जो है ना हम करेंगे क्या, कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम जो है ना यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, हमें पता चले ना वो प्रिंट क्या कर रहा है। तो इसके दो तरीके, यहाँ पे आप डायरेक्ट फंक्शन कॉल कर सकते हैं, यहाँ तो आप जो है ना उस फंक्शन को यहाँ पे हम अगर मैं उसको एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे इधर मैं इसका नाम रखना फंक्शन वेरिएबल। अच्छा जी, ये फंक्शन वेरिएबल अलाउ नहीं है दरअसल, क्योंकि फंक्शन जो है ना वो फिर कन्फ्लिक्ट करता है ऊपर वाले के साथ। तो मैं फंक्शन ऐसे ही रख लेते, फंक रख लेते हैं यार, इसमें कौन सी बात है। अच्छा जी, ये वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर कर किया मल्टीप्लिकेशन नंबर, इसके अंदर दो आर्गूमेंट्स दे दिए। पहला आर्गूमेंट है मेरा ए की वैल्यू, क्योंकि मैंने ए यूज़ किया है अपने वेरिएबल के अंदर। दूसरा है बी। तो यहाँ पे अब जो है ना मैं सिंपली ये जो है प्रिंट कर दूंगा। तो ये देखें 50 ने मल्टीप्लाई करके दे दिया, क्योंकि ये 10 ये था 5 ये था। अगर मैं यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दूँ, फॉर एग्जांपल ए की जगह मैं कर देता हूँ फर्स्ट और यहाँ पे कर देता हूँ सेकंड, ठीक है। तो वहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि इसको जो है ना आर्गूमेंट्स मिले ही नहीं है। ये जो हमने यहाँ पे ऐड किए हैं ये हैं आर्गूमेंट्स, ठीक है। ये होने ज़रूरी हैं, इसकी आपके पास वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन ये जो है ना इसकी वैल्यू ज़रूरी नहीं है, ये हैं पैरामीटर्स, ठीक है। इसका सिर्फ आपने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया कि हमें रिटर्न क्या करेगा, एक्स मल्टीप्लाई वाई। तो अभी हम इसका नाम चेंज कर लेते हैं। तो ये आपने देखा जैसे मैंने इसके नाम चेंज किए, सेकंड और फर्स्ट वाला यूज़ किया यहाँ पे इसका एज आर्गूमेंट्स, तो इसकी जो वैल्यू है वो आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को 10 की जगह 20 करूँ तो देखें वैल्यू जो है अपडेट हो रही है सक्सेसफुली, यानी कि हमारा जो फंक्शन के पैरामीटर्स और आर्गूमेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं। तो बस ये था हमारा फंक्शन का टॉपिक। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि मैं जो है ना आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहता। दुनिया बहुत फास्ट हो गई है, हमारी टाइम की थोड़ी और बचत होने वाली है, क्योंकि इफ़ एल्स जो है ना हमने ऑलरेडी देख लिया। तो अब हम थोड़ा देखेंगे कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट। हाँ जी, अब हम देखते हैं ये वाली इफ़ एल्स 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 एल्स, ठीक है। यानी कि आप जो है ना मल्टीपल एल्स लगा सकते हैं, ये वाला इस तरह से। देखो जी, इसने कह दिया लेट हावर के अंदर वैल्यू दे दी इसने 24, यानी कि उसने ना एक वो एप्लीकेशन बनाने की कोशिश की है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर 12 से कम टाइम है तो गुड मॉर्निंग शो हो, अगर रात 6 बजे से पहले का टाइम है तो गुड आफ्टरनून शो हो, तो अगर उसके अलावा कोई भी टाइम है रात यानी कि शाम 6 बजे के बाद का कोई टाइम है तो हमें गुड इवनिंग शो होगा। तो ये बेसिक टाइम है। इसने ना इस वक्त 14 बजे आए हैं यहाँ पे। तो अगर तो मैं 14 की जगह यहाँ पे 24 करना चाहूँ यानी कि रात के 12 बजे, तो ये क्या शो करेगा भला, गुड इवनिंग यानी कि सोने का टाइम हो गया, सो जाओ जाके। ये रात के यानी कि 12 बज गए हैं। तो ये बेसिकली ये इफ़ एल्स स्टेटमेंट हमने अभी तक पढ़ा था, लेकिन ये एल्स इफ़ का जो है ना मतलब ये है जब आप मल्टीपल जो है ना कंडीशंस अपनी चेक करना चाहते हैं तो आप एल्स इफ़ लगाते हैं। अभी देखते हैं हम इसको जो है ना ऐसे करके देखते हैं, ठीक है। इस तरह जो है ना आप इसको कॉपी करके जितनी बार मर्जी चाहे ना जितनी आपको कंडीशन लगाने की ज़रूरत है आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसा कि ये सारी सेम होने वाली हैं, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 16 का ये कर दिया, 14 का ये कर देते हैं, 12 का ये और 10 का ये, ठीक है।
तो और 14 के ऊपर सिर्फ गुड शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें गुड आफ्टरनून शो हो रहा है, उसकी क्या वजह है। यहाँ पे मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो है ना मुझे एन ऑपरेटर लगा के और जो है ना और इसी तरह ना इन सब को कॉपी करके तो मुझे सब की जगह लगाना पड़ेगा यहाँ पे कुछ ऐसे। ठीक है जी, तो गुड इवनिंग भी आ गया। तो अब मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे करना कुछ ऐसे है। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा 14, यहाँ पे कर दूँगा 12 और यहाँ पे कर दूँगा मैं 10, ठीक है। और 10 के नीचे तो यार 8 ही अब रह गया। चलो जी, अब जो है ना कोड वो हुआ जो मैं बनाना चाह रहा था। तो अगर मैं इसको कर दूँ यहाँ से 2, तो ये क्या कहेगा गुड मॉर्निंग, क्योंकि सुबह के 2 बजे तो ये रात के 2 बजे भी मुझे गुड मॉर्निंग कह रहा है। ये बेसिकली ना हमने जो लिखा हमें वही बता रहा है। तो अब इसको जिस तरह चाहें आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो समझाने का बस आपको मतलब ये था कि इफ़ एल्स जो है ना एल्स इफ़ भी होता है। पहले तो हमने सिर्फ इफ़ एल्स किया था, तो समझाने का मतलब ये था कि आपको एल्स इफ़ भी आना चाहिए। अच्छा जी, हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 6, जिसको समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है, वो है लूप्स। ठीक है, लूप्स क्योंकि इफ़ एल्स की तरह एक छोटा सा कोई कंसेप्ट नहीं है, ना ये वेरिएबल्स की तरह। लूप्स बेसिकली ये वो चीज़ है जो आपके जब आप बैकएंड के साथ काम करते हैं ना, जब आप डेटाबेस के साथ काम करते हैं अपनी जो है, जब आप फुल स्टैक डेवलपर की तरह काम करते हैं, तो आपको लूप्स जो है ना लूप्स के साथ बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट होना पड़ता है। आपको अक्सर जो है ना अपनी वेबसाइट के ऊपर लूप्स के ज़रिए वैल्यू को फैच करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिख देता हूँ 10, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 10। तो अब अगर मुझे ये 10 ही 10 बार प्रिंट करना है, तो मैं इसको 10 बार कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरह। लेकिन इस तरह तो फिर कोड जो है ना वो लंबा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ये 1000 बार प्रिंट करवाना है, तो मैं 1000 बार इसको कॉपी तो नहीं करूँगा अब। तो मुझे उसके लिए लूप जो है ना वो यूज़ करना पड़ेगा। वो कैसे? लूप्स हमारे पास आते हैं 5 किस्म के लूप्स। जो सबसे बेसिक और मोस्टली यूज़ होने वाला लूप है वो है फॉर लूप, ठीक है। उसके बाद आता है वाइल लूप और उसके बाद डू वाइल लूप, और बाकी तो यहाँ पे मैंने नहीं मेंशन किया, लेकिन वो थोड़े एडवांस है। उसके अंदर है फॉर इन लूप और फॉर ऑफ लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपना फॉर लूप, ठीक है। तो फॉर लूप जो है हम यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं और इसकी जगह हम पेस्ट कर देते हैं इस तरह ऐसे। और देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। अब आपको समझाने के लिए मुझे यहाँ से कॉपी जो है ना वो नहीं था करना चाहिए। मुझे यहाँ पे सिर्फ फॉर लिखना है और इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना ये फॉर, इसको एंटर करना है। अब देखें उसका जो उसको कह लेंगे वेरिएबल का नाम लिखना है। तो मैं वेरिएबल का नाम जो है ना कुछ भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मोस्टली जो है ना आपको एग्जांपल के अंदर आई लिख के बताते हैं, आई फॉर इंडेक्स। तो मैं जो है ना वेरिएबल का नाम आई रख देता हूँ, ठीक है। अब देखें वो हो क्या रहा है यहाँ पे। पहले तो इसने डिक्लेरेशन की, ठीक है, लेट आई इज इक्वल 0, यानी कि यहाँ पे आपका जो है ना वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। इसको हम इस स्टेप को कहते हैं इनिशियलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा स्टेप है ये है हमारा कंडीशन वाला। जैसे हम इफ़ एल्स के अंदर कंडीशन लगाते थे, चेक करते थे, इसी तरह हम यहाँ पे भी कंडीशन लगाते हैं। ये यहाँ पे चेक कर रहा है अगर ए की वैल्यू लेस देन अरे डॉट लेंथ है। अब अरे डॉट लेंथ क्या है? ये अरे एक बेसिकली यहाँ पे ना वेर अरे नाम का एक अरे बनाएंगे। अरे को इस तरह की ब्रेसिस के अंदर रखते हैं और यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे अपनी, फॉर एग्जांपल HTML कोमा CSS और कोमा बूटस्ट्रैप, फिर कोमा और एक और लगा देते हैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट। तो ये आपका एक बन गया अरे नाम का अरे, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट होगा हमारा आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं। अभी मैं दिखाना चाहता हूँ कि हो यहाँ पे क्या रहा है। देखें ये जो वैल्यू है ना आई की प्रिंट हो गई है 0 1 2 3 4। अब ये हर लाइन के ऊपर अलग अलग वैल्यू जो है ना प्रिंट हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग लाइन के ऊपर ये वैल्यू क्यों प्रिंट हुई है, ठीक है। अब देखें कोर्सेज डॉट लेंथ जो है ना
ये जहाँ पे डॉट लेंथ है ये समझना जरूरी है। डॉट लेंथ एक जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है जो कि इसकी लेंथ को ना, इसकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसकी लेंथ को काउंट कर रहा है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 4 वैल्यूज़ हैं हमारे पास, तो इसने 4 जो है ना यहाँ पे वैल्यू प्रिंट की हैं। तब आप सोच रहे होंगे इसने वैल्यू जो है ना 0 से स्टार्ट क्यों की है। 0 से लिए क्योंकि हमने जो है ना इसको इनिशियलाइजेशन जो है हमने 0 से की है। अगर हम इसको 1 से करते तो इसने जो है ना 1 2 3 4 इस तरह वैल्यू जो है ना प्रिंट करनी थी। इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, 0 से हमेशा 0 से होती है। तो इसलिए आपको यहाँ पे मोस्टली जो है ना 0 ही लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा जो HTML का इंडेक्स है वो है 0। CSS का जो इंडेक्स है उसकी यानी कि जो पोजीशन है, जैसे होता है ना हर क्लास के अंदर हर बच्चे का एक रोल नंबर होता है, इसी तरह हमारी जो अरे के अंदर वैल्यूज़ होती है ना उसका इंडेक्स होता है। यानी इंडेक्स 0 के अंदर HTML पड़ा हुआ है, इंडेक्स 1 के ऊपर CSS पड़ा हुआ है, और इंडेक्स 2 के ऊपर बूटस्ट्रैप पड़ा हुआ है, इसी तरह इंडेक्स 3 के ऊपर जावास्क्रिप्ट पड़ा हुआ है। तो ये है आपका। अगर मैं आपको कमेंट करके बताऊं तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि कोर्सेज़ के अंदर जो है ना console.log आप सिर्फ उसी चीज़ को प्रिंट करना चाहते हैं जो कि मान लो कि कोर्सेज़ के अंदर जो इंडेक्स 2 के ऊपर आ रही है, ठीक है। उसके लिए आप करोगे क्या, कोर्सेज़ लिखोगे, आगे जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और इसके अंदर आप इंडेक्स नंबर पास कर दोगे। तो मैं अगर इंडेक्स 1 2 3 मेरे पास 4 ऑप्शन है 0 1 2 3, तो मैं जो है ना पहले 1 वाले की वैल्यू प्रिंट करता हूँ। 1 किया तो वैल्यू देखें CSS आ गई, क्योंकि इंडेक्स जो है ना 1 के ऊपर मेरी CSS की वैल्यू है। अगर मैं यहाँ पे 2 करूँगा तो बूटस्ट्रैप आ जाएगा, 3 करूँगा तो जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, तो 0 करूँगा तो फर्स्ट वाली जो है ना HTML वो चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से जो है ना आपके इंडेक्स हैं लूप्स की। लूप्स के अंदर ये देखिए 4 वैल्यू जो है ना प्रिंट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे अगर मैं लूप्स के साथ कुछ और भी करना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पे, इधर लिखता हूँ मैं स्ट्रिंग वैल्यू और यहाँ पे मैं कर देता हूँ कॉन्कैटिनेशन, और यहाँ पे आई दोबारा कॉन्कैटिनेशन और दोबारा से स्ट्रिंग लगाएंगे इस, और दोबारा से कॉन्कैटिनेशन लगा के हम आई लिख देंगे, ठीक है जी। वैल्यू 0 इज़ 0, वैल्यू 1 इज़ 1, वैल्यू 2 इज़ 2, वैल्यू 3 इज़ 3। बेसिकली आपको समझाने का मतलब यही था कि आप जो है ना इसको तब तक यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल लेंथ की जगह जो है ना लेस देन कोर्सेज डाउन लेंथ, मैं कोर्सेज का जो है ना इसका बात ही ख़त्म कर देता हूँ, इसकी जो बात ही नहीं कर रहे हम। यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेंथ लेस देन 1000 कर देता हूँ। तो ये 1000 जो है ना इसकी वैल्यू जो है प्रिंट हो गई है। 1000 की है ना, हाँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी, ऐसे और ऐसे, अब थोड़ा समझ आएगा। हाँ, ये आपको ना 99 तक 999 तक जो है ना वैल्यूज यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि इसने शुरू जो है ना 0 से किया था। ये हमेशा 0 से शुरू करेगा। अगर आप चाहते हैं 0 से ना करें 1 से करें, तो आप यहाँ से ना इसकी जो इनिशियलाइजेशन है वो 1 से कर सकते हैं। तो अब जो है ना इसको वो सारी जो प्रिंटिंग होगी वो 1 से होगी, ठीक है। वैल्यू 1 इज़ 1, वैल्यू 2 इज़ 2। तो मैं आपको चाहता हूँ कि फॉर लूप की आपको एक और एग्जांपल दिखाऊं। तो लूप्स की मैंने एक फाइल बनाई हुई है। यहाँ पे आप सिर्फ एक डिजिट पास करेंगे। फॉर एग्जांपल 5 पास किया और गेट टेबल पे क्लिक किया, तो इसने जो है ना 5 का टेबल मुझे बना के सारा प्रिंट कर दिया इस तरह से, ठीक है। अगर मैं यहाँ 50 करता हूँ तो 50 का टेबल आ गया। तो इस तरह से जो है ना आपके लूप्स काम करते हैं। लूप्स का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला था वो फॉर लूप था, जिसके अंदर आपको बता दिया कि मैंने ये जो है आपकी ये चीज़ फर्स्ट वाला ये ICU, यानी जो आपने 10th में पढ़ा होगा इंटेंसिव केयर यूनिट, आप ये ICU की तरह इसको याद रख सकते हैं। जब भी आपने फॉर लूप लगाना है तो ये ICU जो है ना 3 चीज़ें, इसकी इनिशियलाइजेशन, उसकी कंडीशन और इसकी अपडेशन। अपडेशन के अंदर यहाँ तो ये आता है ++, तो यहाँ तो इसका -- आ सकता है, ठीक है। ये होता है डिक्रीमेंट, यानी ये नीचे जाता है, और जो होता है अपडेशन ये ऊपर जाता है। फॉर लूप बेसिकली काम इस तरह करता है कि यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इसकी हो गई, यहाँ तो कोई चेक करने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद आता है ये कंडीशन के ऊपर। कंडीशन के ऊपर आके ये चेक करेगा कि यार अगर ये कंडीशन ट्रू है ना तो इसने ये कोड रन करना है, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई, इसने एक बार कोड रन किया, दोबारा ऊपर आएगा, दोबारा चेक करेगा
कंडीशन अगर ट्रू हो रही है दोबारा कोड रन करेगा। जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं ना हो जाती तब तक ये कोड जो है ना रन करता रहेगा। इस तरह जो है ना साइकिल चलता रहेगा जब तक ये कंडीशन जो है ना फॉल्स नहीं हो जाती। तो इस तरह से जो है ना आपके लूप्स काम करते हैं। अभी मैंने कंसोल डॉट लॉग किया, आप इसके जगह कुछ भी जो है ना आप अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, अपनी लर्निंग के लिहाज से, अपनी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा जो है ना इस कंसेप्ट को मज़ीद हैंड ऑन ग्रिप कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं यहाँ पे, और दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास वाइल लूप। फॉर लूप के अंदर तो आपने देखा हमने इसकी ना ICU यानी कि इनिशियलाइजेशन उसकी कंडीशन और उसका जो अपडेशन हमने पास करना पड़ा, लेकिन वाइल लूप के अंदर इस तरह नहीं होता। वाइल के अंदर बस आपने ऐसा समझ लो कि आप एक ना फुटबॉल को किक मार देते हो खाली ग्राउंड के ऊपर, वो बस रिड़ता ही जाता है जब तक उसको कोई रोके ना। या आप इस तरह समझ लो जैसे आप कोई फर्श के ऊपर पानी फेंकते हो, तो पानी जो है ना वो ऐसे ही फैलता जाएगा जब तक आपने उसको कोई वाइपर के ज़रिए या किसी चीज़ के ज़रिए रोकना नहीं है, या कोई दीवार नहीं आएगी या कोई टक्कर नहीं आएगी, तब तक वो पानी जो है ना फैलता जाएगा। इसको थोड़ा आगे करता हूँ तो देखिए तो शो क्या हो रहा है 2468। वो क्यों शो हो रहा है? यहाँ पे मैं ना इसकी तरह वैल्यू, इसने ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया जो मैंने आपको बताया था कि कभी हम करते ही नहीं है, कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अच्छी बात इसने किया। तो मैं यहाँ पे जो है ना 1 कर लेता हूँ आपकी सिंपलिसिटी के लिए, और यहाँ पे भी इसको ना 1 कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखें हो क्या रहा है। हमारे पास है नंबर की वैल्यू 1। ठीक है, अब ये वाइल के अंदर सिर्फ आपने एक कंडीशन देनी है इसको, ये वाली सिर्फ एक कंडीशन, और उसके बाद आप इसके अंदर कोड लिख देते हैं जो आपने परफॉर्म करना होता है। हम कहते हैं कि जब तक जो है ना ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तब तक ये कोड चलता जाए बस। जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना होती तब तक ये कोड जो है ना वो रन करता रहेगा। अब ये देखें कंडीशन के अंदर हो क्या रहा है। वो कहता है नंबर लेस देन और इक्वल टू 8। ठीक है, नंबर तो फ़िलहाल 1 है, तो ये लेस देन और इक्वल टू 8 कब तक चलता रहेगा। उसने यहाँ पे जो है ना इसकी वैल्यू अपडेट भी की है। अगर मैं इसकी जगह ये कर दूँ कि नंबर इज़ इक्वल नंबर प्लस 1, जो कि मैंने बताया था किसके इक्वल होता है, तब भी सेम रिजल्ट आ रहा है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे हो ये रहा है कि यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर रहा है और नंबर की वैल्यू जो है ना 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रही है। यानी कि अगर आपको फॉर लूप में मैं याद करवाऊँ तो फॉर लूप के अंदर आपका जो ये वाला स्टेप था ना, ये वाला अपडेशन का, ये आपका हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वैल्यू अपडेट हो रही है कोड के अंदर ही, और कंडीशन जो थी ये वाली जो आप फॉर लूप के अंदर दरमियान में देते थे वो आपकी कंडीशन आ गई यहाँ पे वाइल के साथ ही पैरेंथेसिस के अंदर। और इसकी जो है ना इनिशियलाइजेशन फॉर लूप की हम पैरेंथेसिस के अंदर करते थे, लेकिन वाइल लूप के अंदर आपकी जो इनिशियलाइजेशन है वो वाइल लूप से बाहर होती है, वाइल लूप से पहले। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है ना आप अपने वाइल लूप के साथ खेल सकते हैं। आपने सिर्फ वाइल लूप के अंदर ये एहतियात करनी है कि आपका जो लूप है ना वो इन्फिनिट ना हो। इन्फिनिट लूप जो है ना वो आपकी जो है वेबसाइट को हैंग कर सकता है। आपका जो है ना इन्फिनिट लूप वो होता है कि जो वैल्यू मुसलसल प्रिंट करता जाता कभी रुकता ही नहीं है। उस लूप से आपने बच के रहना है, क्योंकि उससे आपका जो PC है वो भी हैंग हो सकता है। आपका बाजू का जब आप इतना लंबा लूप लगा देते हैं ना, इन्फिनिटी लूप जो होता है यानी जो ख़त्म ही नहीं होता, जिसका एंड पॉइंट ही नहीं आप डिक्लेयर करते, तो इस वक्त देखें जैसे कि ये इन्फिनिटी लूप लगा हुआ, तो मैं इसको जो है ना ऐसे करता हूँ और ऐसे दोबारा लोड करता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा। तो मुझे यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, Ctrl+C करना पड़ेगा। अच्छा जी, चैप्टर 6 जो हमारा लूप्स था वो तो ऑलमोस्ट कवर हो गया फिर, लेकिन ये डू वाइल समझाना है रह गया थोड़ा सा। ये मैं आपको बताता हूँ डू वाइल क्या करता है। डू वाइल बेसिकली वाइल लूप वाला ही काम करता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि डू वाइल जो है ना वो एक बार जो है ना प्रिंट लाजमी होगा। वाइल का तो ये है ना जब उसकी कंडीशन ट्रू होगी तब तक ही वो जो है ना रन करता रहेगा लूप, लेकिन डू वाइल का ये है कि पहले वो कंडीशन को रन करता है, पहले जो है उसका कोड वो रन होता है, उसके बाद बताता है कि भाई तुमने कब तक ये कोड चलाना है। तो इसकी जो एग्जांपल है मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके सिंपली दिखा देता हूँ। इसकी इंडेंटेशन पहले ठीक कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं कोड के ऊपर कंसोल, और सम आ रहा है 15। यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है कि पहले तो उसने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। डू लगा के तो ये कोड लिखेंगे जो हमने परफॉर्म करना है, जो भी हमने कैलकुलेशन या कोई टास्क परफॉर्म करना है। तो उसके बाद हम बताते हैं वाइल यानी कि कब तक तुमने ये काम करते रहना। तो यहाँ पे उसने बताया कि जब तक ये इसकी काउंट जो है ना लेस देन 5 नहीं हो जाता या इक्वल टू 5 नहीं हो जाता, तुमने ये वाला काम करते रहना। तो ये बेसिकली इसका मतलब है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सम की वैल्यू 15 आ रही है। 15 कैसे आ रही है, ऐसे सम प्लस काउंट, ठीक है, ये था इसका मतलब। और काउंट प्लस प्लस हो रहा है, और लेस देन 5। अगर मैं इसको कर दूँ काउंट 10, आप देखेंगे क्योंकि ये लूप के अंदर जा नहीं रहा, इसलिए डायरेक्ट जो है ना यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। अब लूप के अंदर तब जाएगा जब जो ना इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे होगी लेस देन 500। आप देखेंगे ये जो है ना वर्क कर रहा है इस तरह से। तो इस तरह से जो है ना आप अपना डू वाइल का जो है स्ट्रक्चर उसको समझ सकते हैं। अच्छा जी, चैप्टर 7 है आगे हमारे पास, जावास्क्रिप्ट इवेंट्स एंड मेथड्स। अब इवेंट्स क्या है, यहाँ पे मैंने ना छोटी छोटी डेफिनेशन लिखी हैं। इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट आर ट्रिगर बाय यूज़र एक्शन, यानी कि जब यूज़र एक्शन जब कोई परफॉर्म करता है, फॉर एग्जांपल कोई वो माउस का क्लिक करता है, किसी बटन के ऊपर क्लिक करता है, या फिर माउस होवर करता है, या फिर कोई जो है कीबोर्ड का बटन प्रेस करता है, तो ये जो है ना इवेंट्स हैं, ये यूज़र की तरफ से आते हैं। अब यहाँ पे कहता है क्लिक इवेंट अकर्स व्हेन यूज़र क्लिक्स ऑन एन एलिमेंट और बटन डी, कुछ भी हो सकता है। माउस हावर इफेक्ट, जब यूज़र किसी चीज़ के ऊपर हावर करता है, तो की डाउन, की अप, की प्रेस, की एंटर, बहुत ज़्यादा इस तरह के होते हैं। तो मोस्टली जो इसके अंदर यूज़ होने वाला है वो है क्लिक इवेंट, ठीक है, ऑन क्लिक जो है। आपने देखा होगा अक्सर जो कैलकुलेटर्स के ऐप बने होते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो उसके अंदर जो है ना क्लिक इवेंट यूज़ हुआ है, यानी कि जब यूज़र 7 बटन के ऊपर क्लिक करे तो 7 प्रिंट हो जाए, जब 2 के ऊपर क्लिक करे तो 2 प्रिंट हो जाए। तो ये इसका जो है ना ये होते हैं इवेंट्स जो कि यूज़र की एक्टिविटी के ऊपर बेस करते हैं। मेथड को आप ना एज आ फंक्शन भी कह सकते हैं। मेथड आपके बिल्कुल फंक्शन की तरह होते हैं, जो जावास्क्रिप्ट के इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, आप उनको मेथड भी बोल सकते हैं। अब उसके अंदर मैंने 3-4 की एग्जांपल दी है। गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, ये मैंने आपको शायद बताया था पहले भी, आप कैसे जो है ना एलिमेंट के ज़रिए आईडी के ज़रिए गेट करते हैं। तो मैं अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, इसको मैं दे देता हूँ आईडी दे देते हैं इसकी हेडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा वेर हेडिंग, या कोई भी आप नाम दे सकते हैं, हेडिंग 1 कर देता हूँ मैं, और इज इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसकी पैरेंथेसिस के अंदर ना आपने इसका आईडी का नाम लिख देना, ये वाला, इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है ना आपने इसको गेट कर लिया, आपने इस h1 को गेट कर लिया। अब आप इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अब वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नेम हेडिंग 1 डॉट इनर टेक्स्ट, और इसका जो टेक्स्ट है ना वो आप इधर असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ STS है, तो मैं इसको कर दूँगा हसी टैग, तो ये इसका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। नहीं हुआ, इधर आ रहा है अनकैच टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल सेटिंग इनर टेक्स्ट। अच्छा जी, तो मुझे यहाँ पे ये लगाने थे, बस इतनी सी बात ही, जो जी हसी टैग जो है ना आपका अपडेट हो गया। यहाँ पे जो है ना आपने जब भी किसी एलिमेंट्स को गेट करना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी, यहाँ पे मैंने आईडी यूज़ की थी। आप अगर क्लास यूज़ करते हैं यहाँ पे तो इसने वर्क नहीं था करना, उसके लिए आपको यहाँ पे गेट एलिमेंट लगा सकते हैं क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। इसने क्यूरी सिलेक्टर जो है ना हेडिंग वाला चूज़ कर लिया। तो लेकिन क्यूरी सिलेक्टर के साथ ना आपको बताना पड़ेगा कि उसके साथ जो है ना क्लास, अगर क्लास है तो आप यहाँ पे लगाएंगे डॉट लगाएंगे तो उसकी वैल्यू अपडेट हो गई है। तो अगर आपने यहाँ पे आईडी यूज़ की है, आईडी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे डॉट की जगह ना ये हैश वाला सिंबल लगाएंगे, जो कि हम CSS के अंदर भी आपको पता है आईडी के साथ हैश वाला सिंबल यूज़ करते हैं। तो अगर आपका तो टैग नेम है तो आपको हेडिंग की जगह जो है ना सिर्फ H1 लिखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह जो है ना आपके ये वाले फंक्शंस काम करते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट और बेसिक फंक्शन है, तो इसका आपको पता होना चाहिए, यानी कि चीज़ों को गेट कैसे करना है। सबसे पहले तो आप HTML के यानी कि आपके जो HTML का कंटेंट है, पहले तो आप उसको गेट करते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने H1 को गेट किया ना, तो उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया। इसके गेट सेट मेथड्स हैं बेसिक लेवल के, ये आपको आने चाहिए कि चीज़ों को गेट कैसे करना है और बाद में इसको सेट कैसे करना है। एक डिव बना लेते हैं, डिव डॉट टेक्स्ट की, और इसके अंदर मैं रख देता हूँ H1, ठीक है, ऐसे। तो मैं अब जो है ना अपने डिव को टारगेट करूँगा कुछ इस तरह से। डिव का नाम है टेक्स्ट, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डिव टेक्स्ट,
और क्यूडी सिलेक्टर की जगह मैं यहाँ पे लिखूँगा क्लास उसकी जो है डॉट टेक्स्ट। और यहाँ पे आपको बताने वाली एक और बात थी कि अगर तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों को टारगेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे जो है ना क्यूडी सिलेक्टर ऑल लगाना पड़ता है। मान लो कि आपके पास जो है ना टेक्स्ट नाम की बहुत ज़्यादा क्लासेस है और आप सभी को जो है ना टारगेट करना चाहते हैं तो आप फिर यहाँ पे क्यूडी सिलेक्टर ऑल यूज़ करते हैं। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक है तो मैं यहाँ पे क्यूडी सिलेक्टर यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्या कि इसको मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। मैं लिखूँगा कि div टेक्स्ट डॉट इनर HTML। ठीक है, इसकी जो इनर HTML है अब मैं उसके साथ पंगे लेने वाला हूँ। इसके अंदर क्या चीज़ है, सिर्फ H1 है ना, तो मैं अपना इसको करूँगा कॉपी, उसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। सबसे पहले तो ये बैक टिक वाले जो हैं कोड्स आपने ये लगाने हैं और इस कोड्स के अंदर आपने ना इसकी ज़रा वैल्यू दे देनी है जो भी आप लगाना चाहते हैं। पहले तो ये था H1, तो मैं इसकी जो करूँगा H5 करूँगा तो इसका जो साइज़ है ना वो थोड़ा छोटा हो जाएगा। H5 किया यहाँ पे ऐसे, उसका साइज़ देखें छोटा सा हो गया क्योंकि ये H5 का जो साइज़ है वो छोटा होता है। आपने HTML में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था सब कुछ। तो इस तरह से जो है ना आप HTML भी इसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना चाहते तो आपको जो मैंने पहले करके दिखाया आप उस तरह से इसको कर सकते थे। और उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे था अपेंड चाइल्ड। अच्छा जी, अब आप इसको देख लेते हैं। अपेंड चाइल्ड बेसिकली जो आपको मैंने ना यहाँ पे अपना एक टास्क दिखाया था छोटा सा, अपेंड चाइल्ड इस तरह काम करता है। देखिए मैंने ऐड पे क्लिक किया ना तो मैंने यहाँ पे इवेंट को कॉल किया था कि जब भी यूज़र ऐड बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो जो है ना अपेंड चाइल्ड हो जाएगा ये वाला इनपुट। ठीक है, जैसे क्लिक करता जाएगा इनपुट जो है ना अपेंड होते जाएंगे। ये था अपेंड चाइल्ड वाला। और ये है रिमूव चाइल्ड। तो इस तरह के जितने भी फंक्शन है ना आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, आप चैट GPT की हेल्प ले सकते। इवेंट्स W3 स्कूल नाम लिखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा टॉप पे आएगा क्योंकि मोस्टली यूज़ होने वाली वेबसाइट है जो आके आपको लर्निंग में काम आती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें ना जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड होम इंट्रोडक्शन तो आपको ये बेसिक चीज़ें लेने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल्स वगैरह। आप यहाँ से इसके जो है ना डाटा टाइप्स भी नहीं, आप यहाँ से इसके इवेंट्स दे सकते हैं, इसके जो हैं फंक्शंस इनबिल्ट फंक्शंस इसके यहाँ पे होंगे आप वो दे सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे इसके इवेंट्स दे सकते हैं। कुछ चीज़ें जिसकी आपको हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि आप 100% जो जावास्क्रिप्ट है वो अपने जहन में नहीं रख सकते क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे आपका एंड नहीं होने वाला। आपने इसके आगे भी बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और बहुत ज़्यादा जो फ्रेमवर्क्स के ऊपर काम करना है, तो आप 100% चीज़ें जो है ना याद नहीं रख सकते। लेकिन आप तो यहाँ पे फ़िलहाल इसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ पे आपको जो है ना एक कर लेते हैं, मान लो कि वेरिएबल न्यू एलिमेंट इज इक्वल। अब यहाँ पे मैं टारगेट करूँगा div डॉट टेक्स्ट को क्योंकि मैं div के अंदर ना एक नया एलिमेंट बनाना चाहता हूँ। अब इसके साथ मैंने कर दिया क्रिएट एलिमेंट। अब ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि ये कुछ बेसिक सी फंक्शन है, बेसिक से जो है ना मेथड्स हैं जो कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जितनी ज़्यादा उसके ऊपर काम करते हैं तो आपको ये जो है ना आपके माइंड में बैठ जाते हैं। तो क्रिएट एलिमेंट जो है ना मैं क्या करना चाहता हूँ, मान लो कि मैं यार इस div के अंदर ना यानी कि STS के नीचे मैं एक और कोई बटन लगाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा क्या बटन क्रिएट एलिमेंट, कोड्स के अंदर लिख दूँगा बटन। तो बटन का जो एलिमेंट है ना वो क्रिएट होगा, लेकिन तब होगा जब मैं इसको अपेंड करूँगा। तो पहले तो मैं बटन का जो है ना बटन की जो भी स्पेसिफिकेशंस है उसका जो टेक्स्ट है, उसका जो साइज़ है वो पहले मैं इसको दे दूँ। न्यू एलिमेंट कर देता हूँ, न्यू एलिमेंट डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल। इसका जो इनर टेक्स्ट है वो होगा क्लिक में। ठीक है जी, तो इस तरह इतना काफ़ी है मेरा ख्याल है। नहीं तो स्टाइलिंग में दे देते हैं इसके साथ ही, न्यू एलिमेंट डॉट क्लास नेम इज इक्वल, क्लास नेम इसकी कर देते हैं BTN। ठीक है, क्लास नेम हम जो है ना यहाँ पे स्टाइल के अंदर बना लेते हैं इसकी क्लास नेम डॉट BTN करके ना बटन की जो स्टाइलिंग होती है आप समझ लो कि विड्थ उसकी 100 पिक्सल, 40 पिक्सल, टेक्स्ट अलाइन कर देंगे सेंटर,
और बैकग्राउंड कलर कर देंगे हम उसका, ये वाला कर देते हैं बिस्किट वाला कलर। उसका जो टेक्स्ट का कलर है ना वो हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है जी, ये हमने स्टाइलिंग भी इसकी कर ली। तो अब हम इसको करेंगे अपेंड। अपेंड किसके अंदर करना है, ठीक है जी, इसको कॉपी किया, कोड के अंदर आए और यहाँ पे हम लिखेंगे div टेक्स्ट डॉट अपेंड चाइल्ड फंक्शन लगाया। और फंक्शन के अंदर क्या हम अपेंड करना चाहते हैं, न्यू एलिमेंट। तो हम ये न्यू एलिमेंट वाला वेरिएबल यहाँ पे लगा देंगे। अभी देखें इसके अंदर एरर आ रहा है। एरर किस लिए आ रहा है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इसलिए आ रहा था एरर। आप यहाँ पे div डॉट टेक्स्ट के अंदर क्रिएट एलिमेंट नहीं करेंगे, वो मेरे से मिस्टेक हो गई थी। तो आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखेंगे, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो है ना क्रिएट एलिमेंट करना चाहते हैं। तो ये देखें बटन आ चुका है, जो हमने स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी थी बिल्कुल वही चीज़ आई है। तो यहाँ पे ब्लैक की जगह अगर आप देखें चेंज करेंगे तो वो चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है ना आपका अपेंड चाइल्ड वाला फंक्शन जो है ना काम करता है। अब आप चाहें तो इसको जितना मर्जी जो है ना आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अगर आपको मैं करके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी इवेंट्स की, क्लिक इवेंट कैसे काम करता है। देखिए बटन तो हो गया क्रिएट। तो बटन जो है ना क्लास नेम उसको दी हमने BTN की। तो आप देखिए मैं करता यहाँ पे क्या हूँ, मैं ये कहता हूँ कि where BTN का एक वेरिएबल बनाते हैं और उसको कर देते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट QD सिलेक्टर। और यहाँ पे हम लिख देंगे इसके अंदर इसका नाम डॉट BTN। ठीक है जी, अब हम करेंगे क्या कि बेसिकली फंक्शंस के अंदर ना आपको मैं एरो फंक्शन का शायद नहीं था बताया, तो मैं एरो फंक्शन का आपको बताता हूँ वो कैसे लगाते हैं आप। मैं यहाँ लिखता हूँ अभी जब भी ना BTN डॉट ऐड इवेंट लिस्टेड, क्योंकि ये एक इवेंट है तो आपको यहाँ पे ना ये लगाना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट का एक ये कीवर्ड है ऐड इवेंट लिस्टेड। ये क्या करता है कि ये सुनता है भाई आपका यूज़र क्लिक कर रहा है बटन के ऊपर, तो ये जो है ना ऐड इवेंट लिस्टेड जो है ना आपका ये जो इवेंट है ना क्लिक करना है, एक इवेंट है, होवर करना इवेंट है। तो हम यहाँ पे क्लिक वाला इवेंट यूज़ करने हैं। तो हम जब भी क्लिक करेंगे ना तो ये जो है ना इवेंट को लिसन करेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट यूज़ करता हूँ और कोमा लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक और हमें आर्गूमेंट चाहिए। तो वो क्या है, फंक्शन। फंक्शन का यानी कि क्लिक करने पे क्या हम करना चाहते हैं, जो आपने पहले भी देखे हैं। तो मैं एरो लगाता हूँ ऐसे ऐसे पैरेंथेसिस लगाई, इक्वल का साइन लगाया, एरो लगाया और फिर कर्ली ब्रैकेट लगा के इसके अंदर फंक्शन का जो भी होगा हमारा कंटेंट वो हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग बटन इज क्लिक्ड। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा बटन इज क्लिक यहाँ पे आ गया। ठीक है, मैं दोबारा क्लिक करूँगा 2 बार, देखें 2 आ गए यहाँ पे, यानी कि 2 बार क्लिक हुआ है। जितनी बार करूँगा तो इसकी जो है ना नंबर यानी कि ये वैल्यू अपडेट होती जाएगी। 10 बार क्लिक हो गया। तो इस तरह से जो है ना आपके ऐड इवेंट लिस्टनर जो है ना वो वर्क करते हैं। आपने देख लिया इवेंट्स हमारे पास इस तरह से टारगेट किया जाता है। आपको बिल्कुल बेसिक सी जितनी ज़रूरत थी आपको बिल्कुल उतना ही बताया। इधर आप चाहें तो ये एक और एग्जांपल है, आप इसको भी देख सकते हैं। इधर देखें इसका ना बटन ही प्रिंट हो रहा है क्योंकि उसने क्रिएट एलिमेंट बटन किया, तो उस बटन को जो क्रिएट करना था ना वो हमारे इस वेब पेज ने रीड कर लिया, तो इसने यहाँ पे बटन ही क्रिएट कर दिया। खैर ये तो फ़नी चीज़ थी। तो हमारा आ जाता है बाकी। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो है डोम बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह आप अपने जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस को या जावास्क्रिप्ट के एलिमेंट्स को जिस तरह यूज़ कर सकते हैं वो डोम है। डोम बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है, यानी कि आप डोम के अलावा एक और टर्म है बोम, उसका मतलब है ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये बेसिकली ना आपको क्रिएट एलिमेंट्स जो कि आपने देख लिया कैसे क्रिएट करते हैं, मैंने आपको करके दिखाया था। यहाँ पे बटन जो है ना क्रिएट करके दिखाया था। उसके साथ आप एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं वो भी मैं दिखाता हूँ आपको। उसके बाद एलिमेंट्स को असेस करना, तो आपको बताइए ये सब कुछ हम जो है ना ये इसको असेसिंग कहते हैं, एलिमेंट्स असेस करना। और उसके बाद इवेंट हैंडलिंग, जैसे हमने ये फंक्शन रन करके देखा था कि इसने फंक्शन दूसरा यूज़ किया, हमने जो है ना एरो फंक्शन यूज़ किया, तो दोनों का काम एक ही है।
उसके बाद स्टाइलिंग एलिमेंट्स। अच्छा जी, ये स्टाइलिंग एलिमेंट से याद है, आपकी जो CSS की प्रॉपर्टीज़ है ना, आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्लास नेम यूज़ की बिटिन, तो उसके बाद जो है ना इसकी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई हुई थी। अगर मैं चाहूँ तो इसको ना जावास्क्रिप्ट के ज़रिए भी स्टाइल कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं यहाँ पे करूँगा न्यू एलिमेंट डॉट, करना क्या था कि जब भी हम यहाँ पे स्टाइलिंग करते हैं तो हमें यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट भी यूज़ करना पड़ता है, उसके बाद उसकी जो स्टाइलिंग है ना वो अप्लाई होती है। तो ये छोटी मोटी बातें अक्सर मैं भी भूल जाता हूँ। तो उसके साथ ही अगर आप इसकी विड्थ को मैनेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आप विड्थ, और यहाँ पे मैं काट देता हूँ 150। तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। इसके साथ ही अगर मैं शिफ्ट ऑल्ट एरो डाउन इसको कॉपी करूँ और यहाँ पे कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर रेड, और स्टार में जाके इसका जो है ना बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर ये रहा, इसका कलर रेड हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ जितने भी आपकी CSS प्रॉपर्टीज़ हैं आप उसको इस तरह डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के साथ हैंडल कर सकते हैं। अब मैं अगर चाहूँ तो इसका जो कलर है ना वो भी चेंज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड की जगह ऐसे कर देते हैं, कलर भी सी छोटा करना पड़ेगा, और कलर जो है ना मैं कर देता हूँ वाइट। तो देखिए इस तरह से आप जो है ना अपनी CSS की प्रॉपर्टीज़ जो है ना जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। यानी कि आपका जो सोर्स है ना आप उसको भी इसी तरह चेंज कर सकते हैं। आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे, तो इसको डिलीट करते हैं। आजा भाई, ये हमारा ऑलमोस्ट लास्ट वाला टॉपिक है, तो इसको चेंज कैसे करते हैं ये वैसे आपको पता तो चल गया हो। यहाँ पे हमने इसको असेस किया, पहले एलिमेंट को, अपनी इमेज को असेस किया, उसका जो सोर्स है ना डॉट सोर्स, जैसा कि हमने डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इस तरह चेंज कर लेते हैं, इसी तरह हमने जो है ना माई इमेज को जो है ना हमने टारगेट करके उसका जो सोर्स है उसको चेंज कर दिया। तो फिलहाल इमेज तो कोई नहीं, तो बाकी आपको ठीक है मैंने बता दिया, सेम है जिस तरह आप स्टाइल वगैरह चेंज करते हैं, जिस तरह आप जो है अपने एलिमेंट्स का इनर टेक्स्ट आउटर टेक्स्ट और जो भी अपना टेक्स्ट कंटेंट वगैरह चेंज करते हैं, तो उसी तरह सेम तरीका है। तो इसके साथ ही हमारा जो जावास्क्रिप्ट का कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है। तो लास्ट पे आपको ये जो मैसेज है वो इसलिए आ रहा है, एम्ब्रेस द पावर ऑफ जावास्क्रिप्ट बाय एक्सप्लोरिंग इट्स वास्ट इकोसिस्टम। इसका इकोसिस्टम बहुत वास्ट है यार, आप जितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करेंगे इसके बहुत ज़्यादा जो है ना फंक्शन जो अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, लेकिन वो आपको खुद ही जो है ना एक्सप्लोर करने हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ये जो बेसिक कोर्स है हमारा शॉर्ट कोर्स, और ये कोर्स जो है ना आपको सिर्फ एक डायरेक्शन देने के लिए, अच्छा प्लेट लिटरल्स बेसिकली वो आपको बताना लगा था। मैंने आपको सिर्फ कॉनकैटिनेशन का बताया। तो पहले तो हम आते हैं यहाँ पे HTS प्रिंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पे करूँगा क्या कि हैश हेडिंग को गेट किया मैंने यहाँ से, और यहाँ से हेडिंग को गेट करते ही मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ कि इसका जो इनर टेक्स्ट है ना वो वेयर बना गया, टेक्स्ट इज इक्वल है हंसी टैग, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैं ना सिर्फ टेम्पलेट लिटरल्स यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि वो कैसे करते हैं। एक तो मैंने कॉन्कैटिनेशन का बता दिया था, लेकिन ये ज़रा एक्स्ट्रा पॉइंट है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आगे जितने भी फ्रेमवर्क्स है कि उसके अंदर वैल्यू आपको इसी तरह प्रिंट करनी होती है। तो यहाँ पे आप करेंगे क्या कि h1 डॉट इनर टेक्स्ट है ना जो, इसको आप बैकटिक के ज़रिए ऐसे करेंगे, साइन लगा के आगे वेरिएबल का नेम ऐसे, वो बेसिकली ना एज इट इज़ प्रिंट कर रहा है, तो मुझे ये बैकटिक्स हटाने पड़ेंगे ऐसे, ठीक है। डन बाय हंसी टैग ये आपका आ गया, यहाँ पे स्पेस देनी पड़ेगी तो फिर ये ना यहाँ पे सेट हो जाएगा। डन बाय हंसी टैग आ रहा है। पहले मैंने आपको ये वाला तरीका बताया था इस तरह से, लेकिन जो दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है टेम्पलेट लिटरल्स का। उसके लिए आप इसको प्लस वगैरह यूज़ नहीं करते, आप यहाँ पे डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसिस के अंदर उसका वेरिएबल का नेम इस तरह। लेकिन अब इसके लिए आपको जो है ना बैकटिक्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। बैकटिक्स जब लगाएंगे तो आपको जो है ना एज इट इज़ उसका प्रिंट मिलेगा, तो आपको ये कोड्स लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डन बाय हैशटैग ये आपका था टेम्पलेट लिटरल वाला मेथड, जो कि आप इसको प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं। बिल्कुल, अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तो इसकी जो है ना कोड्स के ऊपर बहुत लंबी सीरीज़ बनी हुई है। किसी ने भी शायद किसी ने एक वीडियो के अंदर आपको पूरी जावास्क्रिप्ट समझाई हो, अगर समझाई है तो उसने कम से कम आपके
10-12 घंटे ज़रूर लिए होंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो इसी तरह हमारा जो जावास्क्रिप्ट का आज का जो कोर्स था वो ख़त्म हो गया। बिल्कुल शॉर्ट सा लेक्चर था और ऑलमोस्ट हमने सारी जो मेन पॉइंट्स हमने कवर कर लिए हैं। तो आगे हम इंशाल्लाह पीएचपी, रिएक्ट जेएस या फिर प्रोजेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हम पीएचपी के ऊपर वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट में पीएचपी लिखें। अगर आप चाहते हैं कि हम रिएक्ट के ऊपर बनाएं तो आप कमेंट में रिएक्ट जेएस लिख दें। और अगर आप चाहते हैं कि हम जो अब तक सीखते आए हैं HTML, CSS और जावा के वेबसाइट रेगुलर यानी कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, रियल एक वेबसाइट बनाएं बिल्कुल A to Z, अगर आप इस तरह की कोई वीडियो चाहते हैं तो आप उसका भी फिर नीचे कमेंट कर दें प्रोजेक्ट, ठीक है। तो उसकी बेस पे हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए जी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।